गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट। लास्ट क्लास में हम लोग बातें कर रहे थे अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू रेजिडेंशियल स्टेटस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा थी इनकम नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ टोटल इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम के बारे में अमेंडमेंट। मेजरली था डिविडेंड की इनकम या म्यूचुअल फंड की इनकम आर नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। IFOs की आप इनकम बना दीजिएगा, उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। ठीक है। थर्ड अमेंडमेंट की बातें करते हैं, इनकम अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में भी कुछ अमेंडमेंट आई हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 2-3 अमेंडमेंट ही हैं बट हैं वो इंपॉर्टेंट ही। मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या था सैलरी में। आप लोग पढ़ते थे इनकेस अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पहले मैं ना पुराना लॉ आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद जो चेंजेस आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। सो इट वाज अ परक्यूजेट सेक्शन, याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बट फिर भी अगर आप कहेंगे तो ये था सेक्शन 17(2) परक्यूजेट। स्पेसिफिकली बातें करेंगे तो 17(2)(7। ठीक है, 17(2)(7 होता था। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट टू लर्न दिस नंबर, बट हमें इतना पता था कि एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता था टू सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, तो अप टू ₹1,50,000 एग्जेम्प्ट होते थे। 1,50,000 तक एग्जेम्प्ट होता था। उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयर तो दैट विल बिकम टैक्सेबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी तक पुराना लॉ चल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जांपल देयर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर ए। मिस्टर एक एम्प्लॉय हैं, इनके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते थे अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, फॉर एग्जांपल ₹1,80,000। तो इसमें से हम लोग 1,50,000 को एग्जेम्प्ट मानते थे और 30,000 रुपीज को टैक्सेबल कर देते थे। ये पुराना प्रोविजन था। अब 17(2)(7 पूरी तरीके से चेंज हो गया और दूसरा 17(2)(7 आ गया है। मतलब ये पुराने प्रोविजंस को तो डिलीट कर दिया गया है और 17(2)(7 में कुछ नई बातें आ गई हैं। पुराना पूरी तरीके से डिलीट हो गया, मतलब कुल मिला के सब्स्टिट्यूट हो गया सेक्शन। क्या चेंजेस आए हैं? फर्स्ट चेंज आया है कि ये 1,50,000 की लिमिट को कट कर दिया गया है और ये लिमिट हो गई है 7,50,000 रुपीज की। सो द लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय रुपीज ऑलमोस्ट 6 लाख। तो 7.5 लाख की 7.5 लाख की अब लिमिट हो गई है। यानी कि अगर जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड तो 7.5 लाख तक एग्जेम्प्ट रहेगा। सर ये तो एम्प्लॉय के काफी बेनिफिट के लिए हो गया है क्योंकि लिमिट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अगर हम सिर्फ इसको देखते हैं तो लगता है कि एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है, बट एक्चुअली गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। स्पेसिफिकली कुछ लोग अपना टैक्स को थोड़ा इस तरीके से डिजाइन करते थे या अपनी सैलरी को इस तरीके से डिजाइन कराते थे अपने एम्प्लॉयर से कि उनका टैक्स कम आता था या फिर किसी तरीके से टैक्सेबल इनकम कम से कम हो पाती थी। उसके ऊपर एक्चुअली यहां पर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेकर आए हैं। वो क्या कहता है स्पेसिफिकली ना, ये जो अमेंडमेंट आई है ये उन लोगों के लिए आई है जो हाई सैलरी इनकम लेते हैं। हाई सैलरी इनकम मतलब 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। मेनली जो टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं किसी भी कंपनी के, लाइक CEO है या CFO है, COO है, मेनली टॉप एग्जीक्यूटिव जिनकी सैलरी इज क्वाइट अ डिसेंट अमाउंट। क्वाइट डिसेंट मतलब अच्छी खासी अच्छी सैलरी। ठीक है। लगभग ये लोग 5-6 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, मतलब अच्छी खासी 60-70 लाख रुपीज, 80 लाख रुपीज तक का इनका पैकेज होता है। मेनली उन लोगों के लिए ये प्रोविजन आया था। अब है क्या प्रोविजन, जरा समझ लीजिए। फर्स्ट चेंज तो मैंने बताया कि लिमिट 7,50,000 रुपीज हो गई है, बट पहले ये सिर्फ अप्रूव्ड सुपर एनुएशन पर लिमिट थी 150। अब इसमें 2 चीजें और ऐड हो गई हैं और उनकी तीनों की कंबाइंड लिमिट है 7,50,000 रुपीज। और इसका जो मेजर इंप्लीकेशन है ना,
वो सुपर एनुएशन फंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है एम्प्लॉयर। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए भी, ठीक है, पूछा जाना चाहिए इसको। अमेंडमेंट यू अंडरस्टैंड एनीवे इंपॉर्टेंट ही होती हैं, तो इसलिए, बट हाँ उसमें से भी अगर मैं कुछ कैटेगरी करता हूँ कि कुछ अमेंडमेंट्स की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से एक अमेंडमेंट ये है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ओके, क्या ऐड हो गया? फर्स्ट तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड भी था, उसमें दो चीजें और ऐड हो गई हैं। सेकेंड है जो कुछ ऐड हुआ है इसमें, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये भी ऐड हो गया है, यानी कि आज अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो यहां पर भी मैक्सिमम एग्जेम्प्ट हो सकता है 7,50,000 तक। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा ना और डिटेल में जानना चाहूंगा आपके साथ। सबसे पहले आप याद कीजिए, जब हम लोग प्रोविडेंट फंड करते हैं, स्पेसिफिकली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला, जो एम्प्लॉय के लिए बना, एक तो होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, में उसकी बातें नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो वी अंडरस्टैंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तीन तरह के होते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, and the third one was unrecognized provident fund। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पुरानी बातें याद आ रही होंगी, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बैकग्राउंड देने की, जिससे कि आप अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से समझ पाए। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मेनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है, जो प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में आते हैं, ठीक है, ये इतनी बात याद नहीं करनी आपको। बट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था वो फुली एग्जेम्प्ट था, आज भी वो फुली एग्जेम्प्ट है। जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था दैट वाज फुली एग्जेम्प्ट, एंड इन फैक्ट इट इज नाउ आल्सो फुली एग्जेम्प्ट, देयर इज नो चेंज इन एसपीएफ। आरपीएफ में हम लोग पढ़ते थे कि आरपीएफ में जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, उसको हम अपनी सैलरी का पार्ट बनाते हैं, बट वो एग्जेम्प्ट होता है, exempt up to 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता था, पुरानी बातें थी, ठीक है। सैलरी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सैलरी का मतलब था रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी। तो क्या क्या चीजें आती थी वहां पर? बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, फॉर्मिंग पार्ट, प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। ये तीनों चीजें आती थी, जो एचआरए वगैरह में चीजें आती हैं, वो तीनों चीजें हम लोग सैलरी में लेते थे, ठीक है। एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, प्रोविडेंट फंड की मैं बातें कर रहा हूं। एक तो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसकी बातें नहीं करूंगा, जो एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड ओपन किए जाते हैं। वन वाज एसपीएफ, जितना भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता था, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था एसपीएफ में, वो फुली एग्जेम्प्ट था पहले से भी, अभी भी फुली एग्जेम्प्ट है, कोई चेंज नहीं है। आरपीएफ में एग्जेम्प्ट होता था अप टू 12% ऑफ सैलरी। आज भी 12% ऑफ सैलरी है, बट यहां पर कुछ चीजें और ऐड की गई हैं। इनफैक्ट चेंज यहां पर आया है, थोड़ा सा चेंज यहां पर आया है बस, ठीक है। हाँ, बट ये चेंज कुछ लोगों को काफी इंपैक्ट करेगा। अभी कैसे करेगा वो मैं डिस्कस करूंगा, पहले मैं पुरानी बातें कर रहा हूं। यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आप ये जानते थे कि जब अनरिकॉग्नाइज का मतलब ये कहीं से ऐसा प्रोविडेंट फंड कहीं से रिकॉग्नाइज नहीं है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर, अनरिकॉग्नाइज था। जब ये हर साल कंट्रीब्यूट करता था एम्प्लॉयर, इट वाज नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर, पुरानी बातें थी, ठीक है, इट वाज नॉट टैक्सेबल एवरी ईयर। जब इसको विड्रॉल करते थे तब इसका हम कुछ पोर्शन टैक्सेबल करते थे, ठीक है। वहां पर कोई चेंज नहीं आया है, यूआरपीएफ में भी कोई चेंज नहीं है। चेंज है सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के बारे में। आरपीएफ में चेंज है, आरपीएफ में अब ये लिख दिया है कि एग्जेम्प्ट होता था 12% ऑफ सैलरी तक,
बट इसके ऊपर एक ओवरऑल लिमिट भी लगा दी है ₹7,50,000 की। इससे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। 7.5 लाख से ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। और इनफैक्ट ये 7.5 लाख की लिमिट शेयर करता है ये दो और चीजों के साथ। कौन कौन सी हैं वो चीजें? एक तो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और एक नेशनल पेंशन स्कीम। अभी उसके बारे में बातें करूंगा, बट सबसे पहले हम लोग इसके बारे में, आरपीएफ के बारे में बातें कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से रिकैप करना चाहूंगा जो बातें मैंने अभी तक डिस्कस की आपके साथ। मैंने यहां से बातें शुरू की सैलरी के बारे में कि सैलरी में एक अमेंडमेंट आई है रिलेटेड टू सुपरएनुएशन फंड। जो सुपरएनुएशन फंड था, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अप टू 1,50,000 तक पहले एग्जेम्प्ट हुआ करता था। नाउ द लिमिट हैज बीन एनहांस्ड टू 7.5 लाख। इतना क्लियर हो गया? और इसके साथ साथ यहाँ पे 7.5 लाख की जो लिमिट है वो सिर्फ अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड ही नहीं है। अब हम इसमें और देखेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। मेनली यहाँ पर ये चीजों को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जामिनर के मेनली जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहां से बन सकते हैं। वो आपसे यहां से चीजें पूछ सकता है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इसकी भी लिमिट 7.5 लाख है। इन दोनों की कंबाइंड करके भी 7.5 लाख है। और अभी मैं थर्ड भी बातें करूंगा नेशनल पेंशन स्कीम की। इन तीनों की लिमिट मिलाकर कंबाइंड लिमिट आज आप 7.5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते हो। ठीक है, 12% वाली लिमिट भी एज इट इज है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं आपसे। ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से there is an employee Mr. A, ठीक है, he is working with some company. Let's say he is working with Nestle Limited. Nestle Limited में ये टॉप एग्जीक्यूटिव में से कोई आते हैं and his salary is let's say 1 करोड़, 100 लाख इनकी सैलरी है। ठीक है, सैलरी का मतलब भी फिलहाल के लिए समझ लेते हैं। बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। ये सिंपल, इस एग्जांपल को समझने के लिए सिर्फ सैलरी। तो इनकी सैलरी 100 लाख रुपीस है। अब ये क्या करते थे? ठीक है, मिस्टर ए, बिकॉज ही इज अ टॉप एग्जीक्यूटिव, इनके काफी इनके डिसीजंस चलते हैं, तो अपने एम्प्लॉयर को ये बोलते थे कि सर मेरी सैलरी कुछ इस तरीके से डिजाइन कीजिए कि मैं चाहता हूं कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, लेट्स से 12% कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करते थे 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी कितना हो गया? आप जल्दी से बताइएगा। 100 लाख का 12% ऑफ सैलरी, यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था 12 लाख रुपीस, 12 लाख। 100 लाख का 12% इज 12 लाख रुपीस। और अमेंडमेंट से पहले तक, यानी कि 2020 तक, ये बातें एग्जेम्प्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय कर रहा है अप टू 12%, दैट इज एग्जेम्प्ट। यानी कि एम्प्लॉयर 12 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट करता था। ये बोलते थे, मिस्टर ए बोलते थे कि चाहे आप मेरा टेक होम सैलरी कम कर दीजिए, मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए, मतलब 12% तक कर दीजिए, और वो फुली एग्जेम्प्ट रहता था। सो दिस वाज फुली एग्जेम्प्ट। 12 लाख रुपए पूरे एग्जेम्प्ट हो जाते थे। बट आज क्या हो गया? अब 12% ऑफ सैलरी तो देखना है, साथ में इसके अंदर एक इंटरनल लिमिट भी देखनी है 7,50,000 रुपीस की। हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम आप इसमें से 7,50,000 तक ही एग्जेम्प्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं सिंपल टर्म्स में, विच एवर इज लोअर, इतनी एग्जेम्प्ट होगी। यानी कि आज 12% ऑफ सैलरी कितने कंट्रीब्यूट हो रहा है? 12 लाख या 7.5 लाख, एक फिक्स लिमिट हो गई, विच एवर इज लोअर। तो नाउ 7,50,000 रुपीज एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एंड नाउ टुडे जो बाकी बचा कितना हुआ? 4,50,000 रुपीज, दिस वुड बी टैक्सेबल। यानी कि आज जो लोग, स्पेसिफिकली वो लोग हु आर गेटिंग हाई सैलरी इनकम, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ये लॉ आया। और इनफैक्ट जब अमेंडमेंट आती है, आपको पता है कि कोई भी फाइनेंस एक्ट आता है या फाइनेंस बिल आता है, उसके साथ उसको एक्सप्लेन भी किया जाता है
तो वहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको एक्सप्लेन भी करती है, एंड दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड मेमोरेंडम। आई बिलीव आपको पता होना चाहिए ये वाली बातें। वो डॉक्यूमेंट को कहते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल। तो वहाँ पर लिखा होता है कि हम एक्चुअली अमेंडमेंट, ज़्यादातर वहाँ पर लिखा होता है मैक्सिमम अमेंडमेंट के बारे में, कि वाई वी आर अमेंडिंग दिस सेक्शन, वाई वी आर अमेंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। कहाँ पर लिखी होती है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बातें, ये लिखी होती हैं, ऑल्दो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट यू शुड नो what is this document called? Memorandum explaining finance bill। तो वो लोग अमेंडमेंट क्यों लेकर आ रहे हैं उसको वो एक्सप्लेन करते हैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में। तो हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, फाइनेंस एक्ट 2020 अमेंडेड। तो उसका जब हम मेमोरेंडम देखते हैं, मेमोरेंडम 2020 हम लोग देखते हैं, तो वहां पर ये एक्चुअली में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन लोगों की सैलरी ज्यादा है उनके, वो लोग अपनी सैलरी इस तरीके से डिजाइन करते थे कि उनका 12% भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट आ जाता था। इट वॉज सिग्निफिकेंट अमाउंट, 12 लाख रुपीज इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, और ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता था। नाउ वी विल मेक इट टैक्सेबल। कितना, पूरा नहीं, जो 7,50,000 रुपीज से ज्यादा है उतना टैक्सेबल करेंगे। यानी कि 12% ऑफ सैलरी तो एज इट इज है, बट अगर वो 7.5 लाख से भी ज्यादा हो गई, जैसे इस केस में 7.5 लाख से ज्यादा हो गई वो 12 लाख रुपीज, तो हम 4,50,000 रुपीज को हम टैक्सेबल कर देंगे। मैं आपको मेमोरेंडम पढ़ाऊं, इन केस अगर आप ये देखेंगे, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट पेज दिखा देता हूं इसका पहले। This was Finance Bill 2020 Provisions Relating to Direct Taxes। तो ये हम सब पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर बातें लिखी होती हैं कि कहाँ कहाँ पर हमने चेंजेस किए और क्यों करे हैं चेंजेस। तो अगर हम इसकी बातें करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाता है कहीं पर ये दिस वन। अगर आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आप, ठीक है, कोई टेंशन मत लीजिएगा कि सर ये सब कुछ पढ़ना होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा। बट आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि ये एक्चुअली अमेंडमेंट क्यों आती हैं। तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, जितना भी समझ में आए इट्स ओके, ठीक है। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर to the account of the employee in recognized provident fund exceeding 12% is taxable। ठीक है, अभी existing provisions क्या कहते हैं कि 12% से ऊपर taxable होगा। Further, the amount of any contribution to an approved superannuation fund, मैंने कहा था 3 चीजें, एक तो approved superannuation fund, recognized approved superannuation fund, दूसरी चीज है recognized provident fund, और तीसरी चीज आएगी, अभी थोड़ी देर में बातें करूंगा उसके बारे में, न्यू पेंशन स्कीम में जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो इन तीनों चीजों के ऊपर यहां पर चेंजेस आए हैं। लिखा होता है फर्दर द अमाउंट ऑफ एनी कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर एक्सीडिंग रुपीज 1,50,000 रुपीज इज ट्रीटेड एज परक्यूजिट। हम उसको परक्यूजिट मानते थे 17(2) में, स्पेसिफिकली बातें करेंगे तो 17(2)(7) में। सिमिलरली असेसीज अलाउड अ डिडक्शन ऑफ एनपीएस, एनपीएस की भी डिडक्शन मिलती थी जब हम 80 सीसीडी पढ़ते थे। तो जितना भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब वहां पर होता था सीसीडी में, डिडक्शन की मैं बातें कर रहा हूँ, बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। अदर एम्प्लॉय के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 14% था, अदर एम्प्लॉय के लिए 10% होता था। तो ये बात यहाँ पर लिखी थी। न्यू पेंशन स्कीम में 14% फॉर द salary contributed by central government employee and 10% of the salary contributed by other employer. However, there is no combined upper limit। कहते हैं कि इनकी अपनी अलग अलग सेपरेट लिमिट होती थी। जैसे सुपरएनुएशन फंड की 1.5 लाख, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की 12% ऑफ सैलरी, एनपीएस की 80 सीसीडी में अपनी लिमिट होती थी। कहते हैं कि However, there was no combined upper limit, क्योंकि ये तो सारी चीजें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए हैं, तो इनके ऊपर एक कंबाइंड भी लिमिट होनी चाहिए थी। तो इन लोगों ने क्या किया, मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आप अच्छे से रिलेट कर पाए, आपको समझ में आ जाए। आप बस एक बार ये सुनेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। स्पेसिफिकली एग्जाम तक तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ ऐसे चेंजेस क्यों आए थे,
और फिर आप एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको लिख पाएंगे. ओके. However, there was no combined upper limit for the purpose of deduction of the amount of contribution made by employer. जितना employer contribute करता था उसकी कोई upper limit नहीं थी, क्योंकि ये तीनों का nature almost same होता है, retirement benefit होते हैं ये. This is giving undue benefit to the employee. देखो साफ साफ लिखा हुआ है, ये actually amendment आई है उन लोगों के लिए those who are getting high salaries. तो साफ साफ लिख दिया, इट इज गिविंग अनड्यू बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज. वो एम्प्लॉइज को अनड्यू बेनिफिट दे रहा था अर्निंग हाई सैलरी इनकम. देखिए साफ साफ लिख दिया है, जो लोग हाई सैलरी इनकम ले रहे थे. ठीक है, थोड़ा सा और इसको जूम कर देता हूं. ठीक है, द पीपल हु आर गेटिंग हाई सैलरी इनकम, उनको अनड्यू बेनिफिट मिल रहा था. इसीलिए ठीक है, इतना सफिशिएंट है बताना, इतनी मुझे बताना था आपके लिए. आगे का भी मैं पढ़ा दूंगा कि क्या है, बट मेरे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे. ओके. तो इन लोगों के लिए भी जो 12% ऑफ सैलरी 12 लाख करता था, तो 12 लाख पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता था. पहले अलग से एक बेनिफिट था, बट नाउ देयर इज अ कंबाइंड लिमिट. तो इनके ऊपर मैक्सिमम लिमिट है अब 7.5 लाख रुपीस की. इससे ज्यादा की आप डिडक्शन नहीं ले सकते. और हाँ, ये 7,50,000 बाकी की 2 लिमिट भी शेयर के साथ शेयर करेंगे. किस किस के साथ? अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के साथ, और दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम के साथ. ठीक है. जो लोग जिनकी बहुत ज्यादा सैलरी नहीं है, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इससे. कैसे? जरा मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूं एक. लेट्स से आई गिव यू सेकेंड एग्जाम्पल. नेस्ले ही एम्प्लॉयर है, एंड देयर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर बी. ठीक है, मिस्टर बी एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज है. ठीक है, बहुत ज्यादा इनकम नहीं है सैलरी, मतलब 10 लाख इज ऑल्सो डिसेंट सैलरी, बट इतनी ज्यादा हाई पेइंग नहीं है. तो व्हेन आई कंपेयर टू 1 करोड़ 100 लाख की सैलरी, तो मिस्टर बी इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय. ही वॉज एन असिस्टेंट मैनेजर और सो, एंड ही इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 10 लाख रुपीज. प्लीज मुझे बताइए, इनका अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12% ऑफ सैलरी. 12% ऑफ सैलरी का मतलब कितना हो गया? 1,20,000 रुपीज. क्लियर है? मैंने 10 लाख का 12% लिया है, 1,20,000 रुपीज. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज 1,20,000 पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. तो कितना करेंगे हम? 12% ऑफ सैलरी, और एक और लिमिट हमने लगा दी है 7,50,000 रुपीज की, whichever is lower. तो यहां से आया 1,20,000, 7,50,000, whichever is lower कितना? 120 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा. पक्का? एक छोटा सा और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है. जैसे देयर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर सी. ठीक है, देयर इज एन एम्प्लॉय मिस्टर सी. हिज सैलरी इनकम इज, लेट्स से, when I'm saying salary income, I'm taking basic salary, DA forming part, plus fixed percentage commission on turnover if there is. ठीक है, generally तो fixed percentage of turnover on commission generally मिलता नहीं है आपको, but still if it is. तो let's say Mr. C is having a salary income of 20 lakh. ठीक है, इनका employer contribute करता है, employer contribute to recognize prudent fund, let's say rupees 3 lakh. ठीक है, इनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है रिकॉग्नाइज प्रूडेंट फंड में 3 लाख रुपीस. ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 3 लाख रुपीस. तो क्या सर 7.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट है, तो पूरा छोड़ दें एग्जाम्प्ट? नो. मैंने कहा था कि 12% ऑफ सैलरी वाला तो है, उसमें चेंजेस नहीं आया, उसमें एक और चीज ऐड हो गई है 7.5 लाख की. तो सिंपल तरीके से अगर मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दे दूं, या फॉर्मूला क्या है ये सब आप भी बना सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले मुझे बताइए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, मैं भी एक एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके बाद ना, पूरा आपकी बुक में से, आपके नोट्स में से, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम अगर मैं करता हूँ ऑफ मिस्टर सी. ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बेसिक सैलरी सो एंड सो, डीए सो एंड सो, बाकी अदर अलाउंसेस सो एंड सो. फिर हम क्या लिखते हैं? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ. ठीक है, मैं आरपीएफ के बार बार इतने एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूं? बिकॉज एग्जामिनर आप लोगों से इसी के बारे में क्वेश्चन पूछेगा. ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ,
को कितना कंट्रीब्यूट किया यहाँ पर एम्प्लॉयर ने? 3 लाख। तो मैं यहाँ पर 3 लाख लिख देता हूँ। इसमें से अब आप क्या करें? लेस करें एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट करेंगे? फर्स्ट लिमिट वाज 12% ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी का मतलब आपको पता है, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। 12% ऑफ सैलरी और रुपीस आज एक और लिमिट लगा दीजिएगा 7,50,000 रुपीस की। 7,50,000 की एक और लिमिट लगा दीजिएगा। ठीक है, और वैसे तो 2-3 चीजें आपको एक साथ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, बट इनकेस अगर आपने अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, मान लेते हैं कि वो अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में ऑलरेडी 1 लाख रुपीस कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और आपने 1 लाख की एग्जाम्पशन उसको दे दी है, तो ये कितना लिमिट हो जाएगा? 6,50,000 रुपीस। आई बिलीव ये बात समझ गए होंगे आप, क्योंकि कंबाइंड लिमिट सबकी 7.5 लाख रुपए की है। कंबाइंड लिमिट 7.5 लाख रुपीस की है। तो इसका मतलब ऑलरेडी जब आप सुपर एनुएशन फंड में 1 लाख की एग्जाम्पशन ले चुके हैं, तो दिस लिमिट विल रिड्यूस टू बाय 1 लाख, तो रिड्यूस टू 6.5 हो जाएगा फिर। ठीक है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जामिनर 2-3 चीजें एक साथ भी दे देगा। ऑल्दो मैंने एक इलस्ट्रेशन ली है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर मैंने 1-2 चीजें एक साथ पूछी भी हैं। ठीक है, वो भी कैसे करेंगे अब। ठीक है, सब लोग समझ गए, क्योंकि कंबाइंड लिमिट है। खैर, अभी मैं नॉर्मली कर रहा हूं इसको। तो दिस इज 12% ऑफ सैलरी। अब मुझे बताइए, सैलरी का मतलब मान लेते हैं 20 लाख ही था वो सैलरी का मतलब, बेसिक सैलरी, डीए फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर। तो प्लीज बताइए कितना आया? 12% ऑफ कितना था? 20 लाख था ना? हाँ, 20 लाख। तो ये हमारे पास आ जाता है 2,40,000 रुपीज और 7,50,000, विच एवर इज लोअर क्या आया? 240। तो 240 एग्जाम्प्ट करिएगा। तो कितना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है? 3 लाख, उसमें से 240 आप एग्जाम्प्ट करेंगे, 2,40,000 रुपीज एग्जाम्प्ट करेंगे, और कितना टैक्सेबल करेंगे? 60,000 रुपीज। सब लोग समझ गए हैं ये बातें? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें थी, इसलिए मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा हूँ। 60,000 रुपीज आप टैक्सेबल करेंगे। आप ऐसा नहीं बोलेंगे सर 7.5 लाख आप नई लिमिट आ गई है, तो एम्प्लॉयर अब 3 लाख कर रहा है, 4 लाख कर रहा है, 5 लाख कर रहा है, तो 7.5 लाख तक एग्जाम्प्ट होगी। नहीं, जो पुरानी बातें थी आरपीएफ में वो अभी भी हैं, बट उसके साथ एक और लिमिट आ गई है, क्योंकि आज हमने क्या दी है? ओवरऑल। अभी हमने मेमोरेंडम पढ़ा, वहां पर क्या लिखा था कि पहले सबके लिए अलग अलग लिमिट थी। अब नाउ वी आर गिविंग यू अ कंबाइंड अपर लिमिट ऑफ 7.5 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया? ये लिखना चाहते हैं आप? वैसे पहले मैं ना एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ, फिर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, कम बैक। तो क्या लिखा हुआ है आज? इफ यू कम टू योर नोट्स वंस अगेन, पेज नंबर 12 पर ओल्ड प्रोविजन क्या था? 17-7 में प्रोविजंस थे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ 150। पहले तो ये पुराने प्रोविजंस थे, अब नाउ दीज प्रोविजंस आर नाउ डिलीटेड। अब एक 17-7 नया सेक्शन आ गया है, पुराना सेक्शन डिलीट हो गया, नया सेक्शन आ गया है। वो क्या कहता है आज? कंबाइंड लिमिट। कौन कौन सी चीजों के ऊपर? द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स, द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन। कौन कर रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन? नीचे साफ साफ लिखा हुआ है एम्प्लॉयर। जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, कहां पर करता है वो कंट्रीब्यूट? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, लिख लीजिए आगे मेरे साथ, लिखिएगा वहां पर आरपीएफ। आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, या एनपीएस स्कीम में, न्यू पेंशन स्कीम में वो कंट्रीब्यूट करता है बाय द एम्प्लॉयर, लिखा हुआ है बाय द एम्प्लॉयर। और इन एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, इन एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड। इन तीनों को मिलाकर कितना? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिलाकर इसकी कंबाइंड लिमिट है 7.5 लाख। 7.5 लाख इसकी कंबाइंड लिमिट है। ठीक है, इनके 7.5 लाख रुपीस से भी ज्यादा आता है तब आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। 7.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, 7.5 लाख से एक्सीड करेगा तो जितना एक्सीड करेगा उतना आप टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, एक और सेक्शन ऐड हुआ है 17-7A, मतलब 7 के बाद 7A एक और क्लॉज ऐड हो गया है,
थोड़ी देर में इसके ऊपर आता हूँ, बहुत इजी बातें लिखी हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल कराना चाहूंगा. इस एग्जाम्पल को प्लीज अगेन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा. दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ओके, इट सेज, शुरू करें इसको. इट सेज Sumesh has received the following income during previous year 2021 from his employer. Basic salary 5 lakh per month. 5 lakh per month, अच्छा खासा सैलरी आ रही है. 5 लाख पर मंथ इंटू 12 करेंगे 60 लाख रुपीज जाएगी. DNS allowance 2 lakh rupees per month, 20% forming part of retirement benefit. Okay. Cash allowance, you understand it is fully taxable, 1 lakh rupees per month. Employer contribution to RPF 11% of basic salary. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 12% तक कर सकते हैं, यहाँ पर 11% ही कर किया हुआ है. अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 11% ऑफ बेसिक सैलरी. मैक्सिमम हम लोग कितना कंट्रीब्यूट करा सकते हैं? 12% ऑफ सैलरी. और सैलरी का मतलब क्या होता है? बेसिक सैलरी, DA फॉर्मिंग पार्ट, फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर. तो एम्प्लॉयर इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट अगर ये 7.5 लाख से ऊपर चला जाता है तब हम लोग उतना टैक्सेबल कर देंगे जितना ऊपर जाएगा. सोमेश भी कंट्रीब्यूट करता है 11% ऑफ RPF. मतलब ये, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है. इसके ऊपर तो इनफैक्ट 80C में डिडक्शन मिलती है, पता है ना, पुरानी बातें हैं ये तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है. आई बिलीव आपको सैलरी वगैरह आता है पुराना, ठीक है. मैं सिर्फ अमेंडमेंट कर रहा हूं यहां पर डिस्कस. एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 1.5 लाख टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड. अब देखो, पुराना लॉ क्या कह रहा था? 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता था, बट अब हमें क्या देखना है? कंबाइंड लिमिट देखनी है कि क्या 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है या नहीं है. कंप्यूट मिस्टर सोमेश टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22. तो हमें सोमेश की टोटल इनकम निकालनी है. यहां पर मैंने दिया हुआ है, बट मैं चाहूंगा कि आप ना मेरे साथ इसको सॉल्व करें. जितना उसको आप अपने आंसर को हाइड कर लीजिए, ठीक है. आंसर नहीं देखेंगे, हम खुद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है. थोड़ा टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगा लेते हैं तो क्या हो गया, ठीक है. अच्छे से आएगा तो सही आपको समझ में ना. ओके, कम टू दिस एग्जाम्पल. सॉल्यूशन, एग्जाम्पल 7. कंप्यूटेशन ऑफ, प्रेजेंटेशन पर भी प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुमेश, ठीक है. असेसमेंट ईयर 21-22. जब कभी भी सैलरी के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लिस्ट बना लीजिए पहले कि आपको एम्प्लॉयर से क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं. वो टैक्सेबल है या नहीं है, दैट इज अनदर थिंग, बट प्लीज मेक अ लिस्ट, ठीक है. टैक्सेबल नहीं है तो हम कोई बात नहीं, आगे लिख देंगे एग्जेम्प्ट है. बट प्लीज whenever you are doing questions of salary, please do make a list what all things you are getting from employer, please write it down, ठीक है. तो हम लोगों को क्या क्या मिल रहा था? बेसिक सैलरी याद है मुझे, बेसिक सैलरी मिल रही थी. दूसरा हम लोगों को मिल रहा था DNS अलाउंस, DNS अलाउंस, और हमें मिल रहा था शायद कैश अलाउंस था ना. बेसिक सैलरी, DA, कैश अलाउंस. सब लोग कर रहे हैं ना मेरे साथ कर लीजिए, ठीक है. अगर अभी करना नहीं शुरू किया तो अभी यहां पर पॉज कर लीजिए वीडियो और इतना मेरे साथ आइए, ठीक है. कैश अलाउंस, employer contribution to RPF, okay. Employer contribution to recognized provident fund. थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा एक लाइन की. नेक्स्ट क्या था? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो गया. फिर था सोमेश कॉन्ट्रीब्यूट्स. ये तो हमें एम्प्लॉयर की तरफ से मिल नहीं रहा है, ये तो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है. दिस इज नॉट आवर इनकम, ठीक है. वो तो हमारी इनकम होती नहीं, इनफैक्ट इसकी तो हमें डिडक्शन भी मिलती है 80C में. और क्या मिलता है? एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड. एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू approved
सुपर एनुएशन फंड। ओके, नाउ वी हैव मेड अ लिस्ट। हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं अपने एम्प्लॉयर से, इन सब का हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस सैलरी। ठीक है, फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार अच्छे से। ग्रॉस सैलरी के बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद हमारे पास सैलरी इनकम आ जाती है। तो हम लोग को सैलरी इनकम निकालनी है, फिर हम लोग को टोटल इनकम निकालनी है, यानी कि किसी और हेड से इनकम होती है तो वो भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर तो नहीं थी, हाउस प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी नहीं था, पीजीबीपी एंड ऑल। तो यही हमारी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई लिख दूं मैं, ठीक है, जीटीआई हो जाएगा। और जीटीआई में से आप लेस करेंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, ये डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। ठीक है, जितनी भी 80C की एक डिडक्शन तो मुझे दिख रही है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो 80C की एक डिडक्शन मिलेगी। उसके बाद देखते हैं कोई और डिडक्शन है या नहीं है, 80D 80 वगैरह है, तो वैसे तो थी नहीं वहाँ पर कोई हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह या फिर एजुकेशन लोन वगैरह कुछ भी नहीं था। याद आता है ना आपको डिडक्शंस के चैप्टर भी। एंड देन विल गेट आवर टोटल इनकम, फिर हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। और हमारा क्वेश्चन टैक्स लायबिलिटी पूछी है यहाँ पर या टोटल इनकम तक पूछा है, तो टोटल इनकम तक पूछा है, तो ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। तो यू शुड बी वेल अवेयर कि किस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करनी है, कि कोशिश कीजिए कि हमको मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनर दे। ठीक है, एग्जामिनर तो चाहता है स्टूडेंट्स को मार्क्स देना, ठीक है, आप प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते हो, आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, तो वो सारी ठीक होती हैं प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट समझना एक चीज है, कंसेप्ट भी समझना है, वो तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ही, बट द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ यू प्रैक्टिस। चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले हम लोग बेसिक सैलरी कितनी थी, 5 लाख रुपीज ना, 5 लाख इंटू 12, दैट मेक्स 60 लाख रुपीज। ऊपर में रुपीज लिख देता हूं, 60 लाख। DNS allowance was 2 lakh rupees. $2 into 12, ठीक है, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि पूरे 12 महीने ही है। 24 लाख। सर वो 20% फॉर्मिंग पार्ट था, अभी कुछ करना है क्या उसका? अभी कुछ नहीं करना। जब आपको रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी निकालनी होती है HRA के लिए या प्रोविडेंट फंड वगैरह RPF वगैरह के लिए, तब हम बात करते हैं वो कितना परसेंट फॉर्मिंग पार्ट है, बिकॉज उतना परसेंट ही हमारे फिर सैलरी का पार्ट बनता है उस कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तो DA इज ऑलवेज फुली टैक्सेबल। कैश अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, यहाँ तक तो पुरानी बातें चल रही थी। अब ध्यान दीजिएगा, सब लोग मेरे साथ है ना यहाँ पर? ठीक है, अभी तक मेरे साथ नहीं आ पाए हैं तो अगेन आई विल से पॉज द वीडियो और फिर मेरे साथ आ जाइए आप लोग। ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो जल्दी से बताइए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है 11% ऑफ बेसिक सैलरी। यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 11% ऑफ बेसिक सैलरी, सिर्फ बेसिक सैलरी का 11%। ओके, बेसिक सैलरी वाज 60 लाख, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाज 11% of 60 lakh, so that makes 6,60,000 rupees। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग, 6,60,000 रुपीज। इसमें से हम एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें से मैक्सिमम कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है, 12% ऑफ सैलरी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड कितना एग्जेम्प्ट हो सकता है, 7,50,000 रुपीज मैक्सिमम। ठीक है, 7,50,000 रुपीज मैक्सिमम एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो जरा देखते हैं 12% ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है। तो यहां पर एक वर्किंग नोट बना ले, छोटा सा नोट 1। यहां पर हम सैलरी कंप्यूट कर लेंगे, तो आप नीचे अपना नोट बना सकते हैं। ठीक है, लिख लिया इतना,
So I'm preparing my note one over here. Working notes. Salary for RPF. Recognized Provident Fund के लिए सैलरी में क्या क्या आता है? बेसिक सैलरी प्लस DA फॉर्मिंग पार्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर. वो यहाँ पर है नहीं तो मैं इग्नोर कर देता हूँ. बेसिक सैलरी वो 60 लाख, DA फॉर्मिंग पार्ट वॉज 24 लाख का, शायद 20% दिया हुआ था ना. हाँ 20%. सो ये हो जाता है 60 लाख प्लस 4.8 लाख. ठीक है, 64.8 lakh. This is the salary. This is the salary for the purpose of RPF. 64.8 lakh का 12%. 64,80,000 का 7,77,600 या फिर 750 लाख, विच एवर इज लोअर. ठीक है, मतलब 7,50,000 तक तो एग्जाम्प्ट हो सकता है, बट ऑलरेडी हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है 660, मतलब फुली एग्जाम्प्ट हो सकता है. एग्री है ना? चाहे आप इसमें एक और अगर लिमिट लिखना चाहे ना तो लिख लीजिएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन से तो ऊपर आप जा नहीं सकते कभी भी. तो कितना आ गया 6,60,000, यानी कि इससे ज्यादा तो कभी जाएंगे नहीं. अंडरस्टूड था ना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन? तो 6,60,000 तक आप एग्जाम्प्ट कर सकते हैं. तो ये तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, नाउ दिस इज फुली एग्जाम्प्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बिकॉज एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 660 तक है. हम लोग 12% ऑफ सैलरी मतलब 7,77,600 तक एग्जाम्प्ट कर सकते थे. ऑलरेडी हम 660 किया है, तो इसका मतलब ये एग्जाम्प्ट पूरा हो सकता है. मैक्सिमम लिमिट भी 750 थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी 6,60,000 तक ही कंट्रीब्यूशन हो रहा है. तो नाउ वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एग्जाम्प्ट हो गया. अब यहां पर देखिएगा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड. अब अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था एम्प्लॉयर? 1.5 लाख. ठीक है, कंट्रीब्यूशन हो रहा था 1,50,000 रुपीज का. अब हम इसमें से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कितना? 150 या 750? 750, बट वो कंबाइंड लिमिट थी जो आरपीएफ के साथ भी शेयर होगी. तो यहां पर एग्जेम्प्ट हो सकता था 7,50,000, बट इसमें से हम 660 ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं आरपीएफ में. एग्री है ना? इतना तो हम एग्जेम्प्शन ले चुके थे 660 की, पक्का. तो 750 माइनस 660 यानी कि हमारे पास 90,000 की ही लिमिट अब रिमेनिंग लिमिट बची है. आर यू ऑल गेटिंग दिस? दिस वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास सुपर एनुएशन फंड में या आरपीएफ में और थर्ड आ जाएगा एनपीएस भी. बट अभी फिलहाल दो की बातें कर लेते हैं. अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड और आरपीएफ का टोटल मिलाकर कंबाइंड लिमिट 750 की है कि आप इतनी एग्जेम्पशन ले चुके हैं. अब प्लीज मुझे बता दीजिए, जब ऑलरेडी आप आरपीएफ में 6,60,000 की एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, तो हाउ मच एग्जेम्पशन इज रिमेनिंग? सर, आउट ऑफ 750, 660 वी हैव ऑलरेडी क्लेम्ड, तो जस्ट 90,000 रुपीज की एग्जेम्पशन और रह गई है. बस हम 90,000 तक ले सकते हैं. अब बिकॉज सुपर एनुएशन फंड में 150 की इन्होंने कंट्रीब्यूट करा है, बट हम 90,000 जो रिमेनिंग है हम सिर्फ उतना ले पाएंगे, तो रेस्ट विल बिकम टैक्सेबल. तो इसमें से 60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा. सबको समझ में आया? 150 माइनस 90 टोटल कंबाइंड लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 7,50,000. और आप देख रहे हैं कि हमने 750 की एग्जाम्पशन ले ली है. कैसे ली? आरपीएफ में कितनी एग्जाम्पशन ली? अगर कोई आपसे पूछेगा आरपीएफ में कितनी एग्जाम्पशन ली, सर आरपीएफ में एग्जाम्पशन ली है हमने 6.6 लाख की. और सुपर एनुएशन फंड में कितनी एग्जाम्पशन ली? 90,000 रुपीज की 0.9, यानी कि टोटल हमने 7.5 लाख की एग्जाम्पशन अपनी एग्जॉस्ट कर चुके हैं. उससे ओवर एंड अबव दैट विल बी टैक्सेबल. तो उससे ओवर एंड अबव 60,000 विल बी टैक्सेबल. आर यू ऑल गेटिंग दिस?
सो हाउ मच इज माई ग्रॉस सैलरी नाउ? टोटल कर दीजिए इन सबका। 60 लाख प्लस 24 लाख प्लस 12 लाख 36 लाख प्लस 60,000. So this is 96 lakh 60,000 rupees is my gross salary. अब इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दें क्योंकि एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो नहीं है कुछ भी. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना? मैक्सिमम 50,000. 50,000 इसमें से लेस कर दें. सो योर सैलरी इनकम वुड बी 96 लाख 10,000. ठीक है, 96 लाख 10,000 और यही आपका GTI हो जाएगा 96 लाख 10,000. 80C से 80U तक डिडक्शन मिलेगी क्या? हाँ मिलेगी. नाउ वी नो, पुरानी बातें चल रही हैं अब तो. 80C में हम लोग जानते हैं, 80C में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, SPF, URPF नहीं, RPF या SPF मिल जाएगा. तो जितना हम यहाँ पर RPF में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मिल जाएगा, बट मैक्सिमम कितना? 1.5 लाख. 80C का मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल सकता है. तो कितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा था? एम्प्लॉय 11% कंट्रीब्यूट कर रहा था. कंट्रीब्यूट 11% टू RPF, 11% ऑफ वही बेसिक सैलरी का. तो यहाँ पर हमने निकाल लिया था 11% कितना था? 6,60,000 पक्का ना? बेसिक सैलरी का 60 लाख का 11% 6.6 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा था. 6,60,000 बट रिस्ट्रिक्टेड टू, बट लिमिटेड टू कितना? 1,50,000 तक ही हम 80C ले सकते हैं. तो बस हम 1,50,000 80C ले पाएंगे. तो इसको माइनस कर दीजिएगा. तो यू आर लेफ्ट विद 95 लाख 10,000 इज योर टोटल इनकम. सबको समझ में आ गया? ठीक है. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहां पर? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एनुएशन फंड. एक और चीज होती है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम. मैक्सिमम टोटल हम 7,50,000 तक ले सकते हैं. उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो हम उसको टैक्सेबल कर देंगे. तो देखिए, वैसे एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था यहाँ पर? एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 6.6. ठीक है, नॉर्मल हम देखें, कैलकुलेटर पर टाइप कीजिए. RPF में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था 6,60,000. अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कर रहा था वो 1,50,000 रुपीज. 1,50,000 टोटल वो कर रहा था 8,10,000. 8,10,000 में से हम 7.5 लाख हम मैक्सिमम ले सकते हैं डिडक्शन, और बाकी का 60,000 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, सब लोग समझ गए? तो ये एक पुराना सेक्शन 17(2)(7 डिलीट कर दिया गया और एक नया सेक्शन 17(2)(7 लेकर आ गए हैं, which is giving a combined limit to 3 things. One is approved superannuation fund, second is recognized provident fund and new pension scheme. ठीक है, एक और छोटा सा सेक्शन जो मैं बातें कर रहा था 17(2)(7A भी इंसर्ट किया गया. एक और क्लॉज इंसर्ट किया गया 7A. 7A ये कहता है कि इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 को आप टैक्सेबल तो कर रहे हैं, ठीक है, और इस अमाउंट के ऊपर अगर कोई भी इनकम मिलती है, लाइक इंटरेस्ट, जनरली इंटरेस्ट मिलता है. प्रोविडेंट फंड में आपके पास पैसे होते हैं, उसका इंटरेस्ट मिलता है आपको, या सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जिस फंड में भी पैसा जा रहा है वहां पर इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा. तो इन एक्सेस ऑफ, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट स्टिल ये अमेंडमेंट तो है. ठीक है, एग्जाम में आपको यहां तक ही पूछा जाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को टैक्सेबल करेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड, बट वो प्रिस्क्राइब्ड अभी तक प्रिस्क्राइब नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वो पूछा नहीं जाएगा. बट यू शुड नो व्हाट इज 7A. तो 7A ये कहता है कि इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 रुपीज को तो आप अमाउंट को टैक्सेबल करोगे, और उसके उस एक्सेस के ऊपर जितना इंटरेस्ट है, इस 60,000 के ऊपर जितना इंटरेस्ट है, या कोई अदर इनकम है, मेनली इंटरेस्ट ही होता है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल, उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे. देखिए क्या लिखा हुआ है, न्यू सेक्शन 17(2)(7A. इट सेज एनी एनुअल एक्रीशन. ठीक है, जो भी आपका एनुअल एक्रीशन का मतलब क्या होता है? जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आते हैं, लाइक इंटरेस्ट. एनी एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ, किस तरीके से आ सकता है? बाय इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर. जनरली होता क्या है वो? इंटरेस्ट.
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रूडेंट फंड, एनपीएस या सुपरएनुएशन फंड, इन तीनों को मिलाकर कंबाइंड इसके बैलेंस के ऊपर जो इंटरेस्ट आया, किस अमाउंट के ऊपर? इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख, टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, जो हमने टोटल इनकम में ऐड किया। टोटल इनकम में क्या ऐड किया? लिखा हुआ है ना, विच इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। टोटल इनकम में हमने क्या ऐड किया? एक्सेस ऑफ 7.5 लाख हमने टोटल इनकम में ऐड किया, क्योंकि 7.5 लाख तक तो एग्जाम था। तो जो 7.5 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है इन एनी प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 17(2)(7, जितना भी हमने ऐड किया इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख विल बी कंप्यूटेड, एंड इसको भी हम अपने टोटल इनकम का पार्ट बनाएंगे इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब दिस प्रिस्क्राइब्ड इज नॉट येट प्रिस्क्राइब्ड, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको अमाउंट ही दे दिया, सीधा सीधा एग्जामिनर ने अमाउंट दे दिया कि ये जो आपने 60,000 रुपीज एक्सेस ऑफ 7.5 लिया है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लेट से 5,000 रुपीज है, तो प्लीज 5,000 को भी आप अपनी इनकम का पार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। बट ऑल्दो वो पूछा नहीं जाना चाहिए आपसे। सब लोग समझ गए? तो एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी सैलरी के अंदर 17(2)(7, और एक दूसरा सेक्शन ऐड हुआ 17(2)(7 है। क्लियर है सब लोग? दूसरी सैलरी के अमेंडमेंट पर आते हैं। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिलेटेड टू ईसॉप्स या स्वेट इक्विटी शेयर्स आप कह सकते हैं, इसके बारे में बातें करते हैं। So coming to next important amendment related to salary is sweat equity shares या ESOPs से related भी हम कह सकते हैं amendment है। मैं डिस्कस करूंगा पहले आपके साथ ओल्ड प्रोविजंस क्या होते हैं और कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ ही कंपनीज के लिए आए हैं, सभी कंपनीज के लिए नहीं आए हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव एन एम्प्लॉय, ही इज एन एम्प्लॉय अमित, ठीक है, अमित है इनका नाम, एंड ही इज वर्किंग विद अ कंपनी, लेट्स से ही इज वर्किंग विद विप्रो लिमिटेड। अमित की सैलरी है 2 लाख रुपीज ले लेता है, ठीक है, 2 लाख रुपीज ले लेते हैं, 2 लाख रुपीज पर मंथ ही इज गेटिंग हिज सैलरी। विप्रो लिमिटेड इनको स्वेट इक्विटी शेयर्स या ESOP से कोई भी स्कीम में अपना कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दे देती है। आई एम टेकिंग एज एन एग्जांपल ऑफ स्वेट इक्विटी। तो इनको हम इक्विटी शेयर्स, कंपनी कहती है कि ठीक है हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है। इनको इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं, यू अंडरस्टैंड, इट्स इन परक्यूजिट, परक्यूजिट होता है, टैक्सेबल होता है, ठीक है। इनको दिए जाते हैं लेट्स से 100 शेयर्स, कंपनी कहती है हम आपको 100 शेयर्स दे रहे हैं और आप इसको खरीद सकते हैं एट अ रेट ऑफ ₹50 ईच, आप 50 रुपए में ले सकते हैं। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही है लेट्स से 4, अभी विप्रो चल रहा होगा, मैं 450 ले लेता हूँ, ठीक है, 400 के आसपास चल रहा है, मैं 450 ले लेता हूँ, ओके। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज ईच शेयर, फेयर मार्केट वैल्यू इज 450 रुपीज, ठीक है। आप लोगों को पता है कि कितना टैक्सेबल करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और डिटेल में चला जाऊं, पुराने प्रोविजंस ही हैं, ठीक है, अभी भी पुराने प्रोविजंस ही कैरी हो रहे हैं, बट एक जगह पर चेंज आया है। ये क्या होता है, जिस दिन ये एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज प्राइस, क्योंकि ये बातें आपके MCQ में पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन पेपर आएगा तो ये बातें पूछ सकते हैं कि जिस दिन ये एक्सरसाइज करते हैं ऑप्शन कि हाँ मैं इस दिन ये इक्विटी शेयर्स ले रहा हूं, तो एक्सरसाइज प्राइस इज लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू, या मैं ऐसे लिखता हूं, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑन विच इट इज एक्सरसाइज्ड। जिस दिन ये बोल देते हैं कि हाँ सर मैं ये शेयर्स लेने के लिए तैयार हूँ, 450 रुपीज की FMV चल रही थी, और एक दूसरा प्राइस होता है जिस दिन ये अलॉट होते हैं, FMV ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा और डिटेल में जा रहा हूं, अगर इनके कोई एग्जामिनर पूछ लेते हैं, मान लेते हैं उस दिन था 460 रुपीज, ठीक है। ये बात पहले मुझे बताइए, आप दोनों चीजें, दोनों डेट्स के बारे में एग्री है ना? क्या मतलब होता है इनका?
एक्सरसाइज डेट होता है जिस दिन एम्प्लॉय एग्री करता है कि हाँ सर मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ, आई एम एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन, तो उस दिन को बोलते हैं एक्सरसाइज डेट। और फिर कंपनी कहती है ठीक है हम आपको कुछ दिन में अलॉट कर देंगे, तो वो फॉर एग्जांपल 15 दिन 20 दिन 25 दिन में जिस दिन वो अलॉट करती है उस दिन को कहते हैं अलॉटमेंट डेट। अब हम लोग अपना परक्यूजिट वैल्यू किस दिन बनाते हैं? हम परक्यूजिट वैल्यूएशन करने के लिए, ठीक है ध्यान दीजिएगा ये बातें पुरानी है बट मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं आपके लिए। परक्यूजिट वैल्यूएशन करने के लिए हम एफएमवी देखते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू, एक मिनट दीजिएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। जिस दिन आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं, ठीक है, जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं। बट ये परक्यूजिट वैल्यू टैक्सेबल कब करते हैं? जिस दिन एक्सरसाइज किया क्या आपको शेयर्स मिल गए, ठीक है, लॉजिकल समझो, याद मत करना प्लीज इसको। जिस दिन आपने एक्सरसाइज किया उस दिन देखते हुए आपने किया होगा हाँ भाई 450 रुपीज का शेयर चल रहा है, 50 रुपए मिल रहा है सर, 400 रुपए का सीधा सीधा फायदा है, हाँ मैं ऑप्शन लेने के लिए तैयार हूं। क्या इसी दिन आपकी इनकम होगी? द आंसर इज नो। जिस दिन आपको अलॉट होते हैं शेयर्स उस दिन आपकी ये इनकम होती है, ठीक है। तो बिल्कुल लॉजिकली समझ सकते हैं, जिस दिन मेरे पास शेयर्स आए उस दिन मेरी इनकम हुई। तो ये परक्यूजिट वैल्यू करते हुए कंप्यूटेशन करने के लिए तो हम फेयर मार्केट वैल्यू देखते हैं ऑन द एक्सरसाइज डेट। बट इसको हम टैक्सेबल कब करते हैं? हम इसको टैक्सेबल करते हैं when they are allotted, जब ये अलॉट हो जाते हैं उस दिन हम इसको टैक्सेबल करते हैं, ठीक है। ये पुराना लॉ है, अभी तक मैंने कोई अमेंडमेंट के बारे में डिस्कस नहीं किया है, मैं आपके सिर्फ पुराने कंसेप्ट्स को थोड़ा ब्रशअप कर रहा हूं, ठीक है। तो हम किस दिन टैक्सेबल करेंगे? जिस दिन इनको अलॉट हुए। पर क्या ये 460 प्राइस लेना है? द आंसर इज नो। 460 प्राइस मत लीजिएगा, प्राइस कितना लीजिएगा? 450, जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन का प्राइस। तो हम परक्यूजिट वैल्यू क्या बनाते थे इस केस में? फेयर मार्केट वैल्यू। नॉर्मली सीए इंटर के लिए तो नॉर्मली वैसे फेयर मार्केट वैल्यू ही हो जाता है, बट हाँ अगर एक स्टेप थोड़ा सा और डिटेल में पूछ लेता है एग्जामिनर, स्पेसिफिकली ट्रिकी एमसीक्यूज के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। टैक्सेबल करते हैं व्हेन दे आर अलॉटेड, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो, ईसॉप हो, कुछ भी हो, व्हेन दे आर अलॉटेड देन इट बिकम्स टैक्सेबल परक्यूजिट। बट व्हाइल कैलकुलेटिंग द परक्यूजिट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफएमवी, एक्सरसाइज प्राइस वाले दिन कितना था, और अगर आपने इसमें से कोई फ्री में मिले हैं तो -0, अगर आपने इसमें से कोई कंसिडरेशन पे की है जितना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया है, ठीक है। और प्लीज आप ये फॉर्मूले वगैरह बिल्कुल भी याद ना करें, ये बिल्कुल लॉजिकल है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए हमें क्या मिला और हम कितनी कंसिडरेशन उसके लिए दे रहे हैं। तो हमें क्या मिला? शेयर मिला जिसकी वैल्यू कितनी थी? 450, 450। एंड हाउ मच यू आर पेइंग? अमित कितना पे कर रहे हो आप? तो अमित ने बोला सर 50 रुपए। तो सीधा सीधा आपको 400 रुपए का फायदा है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज प्राइस का 450, 460 या 450, 450 माइनस कितना पैसा एम्प्लॉय पे कर रहा है? 50 रुपीज। तो 400 रुपीज पर शेयर के इसका परक्यूजिट बन जाता है। 400 इंटू कितने शेयर्स थे? नंबर ऑफ शेयर्स थे 100, तो 40,000 रुपीज परक्यूजिट वैल्यू बन जाती है। कब? ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस दिन ये शेयर्स अलॉट हुए उस दिन ये ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट, दिस बिकम परक्यूजिट ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। जब भी अलॉटमेंट होगी इसकी उस दिन हम आपका परक्यूजिट में शामिल कर लेंगे आपकी सैलरी इनकम में, और उस साल आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली परक्यूजिट है। ये थे एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, पुराने प्रोविजंस, ठीक है, ये पुराने प्रोविजंस थे, मैंने सिर्फ ब्रश अप कराया आपको। क्या इसमें चेंजेस आए हैं? कुछ लोगों के लिए यस आए हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। मतलब ये प्रोविजंस भी अभी भी हैं, ये प्रोविजंस भी बिल्कुल अभी हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चेंजेस आए हैं। सबसे पहले मुझे बताइए ये सब बातें क्लियर हैं? आप चाहे ना तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके पुराने प्रोविजंस आपके रिवाइज हो जाएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करिए, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ओके, अब मैं बातें कर रहा हूं कि चेंजेस कहां पर आए हैं। चेंजेस आए हैं यहां पर
ये कंपनी कौन सी थी? विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड कंपनी थी और ये अपने एम्प्लॉय अमित को स्वेट इक्विटी शेयर्स या ईसॉप्स दे रही थी। कितने का फायदा हुआ इनको? 40,000 रुपए का फायदा, वो इनकी इनकम बन गई। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। अब प्लीज समझिएगा, अब अमेंडमेंट के बारे की अमेंडमेंट की तरफ मैं जा रहा हूं और रीजन बता रहा हूं आपको अमेंडमेंट क्यों आई होगी। मुझे बताइए, यहां पर अमित की इनकम ऑलरेडी 2 लाख रुपए है। 2 लाख का मतलब हो गया पूरे साल में वो 2 लाख इंटू 12, 24 लाख की इनकम है और 40,000 का परक्यूजिट और आ गया यहाँ पर। ठीक है, 24 लाख के ऊपर वो टैक्स देता होगा, 40,000 के ऊपर भी टैक्स दे देगा, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आराम से वो टैक्स दे सकता है। ठीक है, मुझे प्लीज बताइए, क्या एम्प्लॉय को शेयर्स मिले या अभी पैसे मिले हैं? सिर्फ अभी शेयर्स मिले हैं। ठीक है, पर कोई बात नहीं, कभी ना कभी ये इसको बेचेगा, ठीक है, इसको पैसे भी मिल जाएंगे, बट फिर भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि उसकी सैलरी अच्छी खासी होती है और वो 40,000 रुपीज के ऊपर भी टैक्स दे देता है क्योंकि उसको शेयर्स तो मिल ही गए ना, एक तरीके से उसकी डीम्ड इनकम हो गई। आई डू एग्री कि अब उसको पैसे नहीं मिले हैं, प्लीज समझ लीजिएगा, ही इज गेटिंग शेयर्स और ही इज गेटिंग मनी, ही इज गेटिंग जस्ट शेयर्स। तो उसको शेयर्स मिले हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40,000 के ऊपर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, अभी तो विप्रो का शेयर और भी बढ़ेगा तो मुझे तो आगे फायदा ही फायदा होगा, तो मैं अभी भी फायदा ही हो गया भाई, मुझे इन काइंड में चीजें मिली हैं, ऑल्दो नॉट इन मनी बट स्टिल। तो ये हमारी इनकम होती है और उसको उसकी सैलरी अच्छी खासी है, उसको इसके ऊपर टैक्स देने पर कोई टेंशन नहीं है। बट कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम है और स्पेसिफिकली वो किस कंपनीज को बिलोंग करते हैं? मेनली ऐसी कंपनीज जो स्टार्टअप्स होती हैं। तो यहां पर अब मैं अमेंडमेंट की तरफ आ रहा हूं। ये बोला गया कि कोई भी जो स्टार्टअप होगी, स्टार्टअप, अब कोई भी स्टार्टअप नहीं बोला गया, बोला गया एलिजिबल स्टार्टअप। अगर कोई कंपनी है एंड दैट इज एलिजिबल स्टार्टअप। अब इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? एलिजिबल स्टार्टअप। तो इन्होंने कहा जो एलिजिबल स्टार्टअप डिफाइंड है सेक्शन 80IAC में। सर ये कौन सा सेक्शन है? आपके कोर्स में नहीं है, सी एंटर के कोर्स में नहीं है सेक्शन 80IAC। आप लोग जानते हैं ना, जब डिडक्शंस करते हैं 80C से 80U तक, तो 80C 80D की फैमिली, 80E, ठीक है, ये सब आते हैं, 80G आता है। ठीक है, इसके बाद 80I की फैमिली आती है, IA, IB, IC वगैरह। ठीक है, तो IAC एक सेक्शन है जो आपके कोर्स में नहीं होते। ठीक है, आपके वहां पर फिर 80QQB रॉयल्टी, ठीक है, 80QQB, 80RRB, 80TT वगैरह, TT, 80TB, ये सब कोर्स में है आपके, बट 80I वाली फैमिली आपके कोर्स में नहीं है। तो 80 मैं लिखा क्या है, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं, अदरवाइज आपको एलिजिबल स्टार्टअप की क्या डेफिनेशन वगैरह होती है आपको नहीं करना है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड एलिजिबल स्टार्टअप। तो इनकेस अगर हम लोग 80IAC जाकर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि जो लोग एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं उनको हम 5 साल में से 3 साल तक उनको जितने भी प्रॉफिट्स आते हैं उसके ऊपर डिडक्शन दे देते हैं उन लोगों को। ठीक है, ये बातें 80IAC में लिखी हुई हैं। और फिर एलिजिबल स्टार्टअप्स के बारे में बताया भी हुआ है कि एलिजिबल स्टार्टअप्स कौन होती हैं। कोई ऐसी स्टार्टअप है, कोई कंपनी है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है जो मेनली इनोवेशन करती है, ठीक है, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट या प्रोसेस इंप्रूवमेंट करती है, और उनका स्केलेबल बिजनेस होता है। स्केलेबल, यू अंडरस्टैंड, कि काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपैंड कर सकते हैं बिजनेस, और उस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मतलब ऐसी स्टार्टअप्स काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, या फिर वेल्थ जनरेशन करने के लिए, वेल्थ काफ़ी जनरेट करते हैं वो इकोनॉमी के लिए। तो ऐसे स्टार्टअप्स को बोला जाता है एलिजिबल स्टार्टअप विच आर डिफाइंड इन 80IAC। ठीक है, सिर्फ इतना ही आप लोगों के सिलेबस के लिए आपको सिर्फ अभी इतना ही पढ़ना है। ठीक है, 80IAC में एलिजिबल स्टार्टअप है। 80IAC भी अगर ध्यान ना रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू शुड अंडरस्टैंड एलिजिबल स्टार्टअप्स। उन लोगों के लिए यहां पर ईसॉप्स के लिए या स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए अमेंडमेंट आई है, छोटी सी अमेंडमेंट की है। अब ये एलिजिबल स्टार्टअप क्या होती है, इनका बिजनेस मॉडल समझिए। ये लोग काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स होती हैं, बट मेनली इनके पास शुरू में फंडिंग एक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, फंड्स की कमी होती है।
इन लोगों के पास बिजनेस आइडियाज हैं अच्छे, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको अच्छे एग्जीक्यूटिव्स की ज़रूरत होती है, IITians की ज़रूरत होती है, या काफ़ी ब्रेनी लोगों की ज़रूरत होती है। अब प्लीज़ मुझे बताइए, अगर मुझे इतने ज़्यादा स्किलफुल एम्प्लॉय चाहिए, तो मुझे उनको अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी। बट ये एलिजिबल स्टार्टअप्स अभी इनके पास इतने, मतलब बाद में डाउन द लाइन 4-5 साल के बाद जब ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तब इनके पास अच्छे खासे फंड्स होंगे एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए भी, बट अभी ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकते सैलरी देना। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकली देयर इज अ लिटिल प्रॉब्लम, इतना ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतनी ज्यादा सैलरी उन लोगों को दे पाए, बट हाँ उनको रिक्रूट भी करना है। अब ये लोग क्या कहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कोई एम्प्लॉय रिक्रूट किया, लेट्स से they recruit an employee, एक एम्प्लॉय है, लेट्स से हिज नेम इज जतन, ठीक है, IIT ग्रेजुएट है और इसको थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी और काफी ज्यादा शार्प एम्प्लॉय है ये, ठीक है। तो ये जतन को बोलते हैं कि जतन हम आपको ये रिक्रूट कर रहे हैं बट हम आपको इस समय बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं दे पाएंगे। जतन बोलता है सर ठीक है, फिर मैं भी नहीं आ पाऊंगा कि अगर आप मुझे सैलरी नहीं देंगे तो। ये कहते हैं जतन देखिए, हम आपको सैलरी अभी बहुत ज़्यादा नहीं दे पाएंगे बट हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं, ESOPs दे देते हैं, ठीक है, ये ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स दे देते हैं। और जिस तरीके से आपको भी पता है, इसको समझ में आ गया, जतन को इतना समझ में आ गया कि ये कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और इसका शेयर का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ेगा, और मुझे जो अभी फिलहाल नुकसान होगा कम सैलरी लेने का वो आगे जाके कंपनसेट हो जाएगा। तो लेट्स से हम इनको सैलरी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए पूरे ईयर की, 20 लाख रुपीस, बट इनको ये डिमांड कर रहे थे 40-45 लाख की सैलरी की, बट राइट नाउ एलिजिबल स्टार्टअप इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव दैट मच सैलरी। तो ये इनको बोलते हैं कि हम सैलरी आपको दे देंगे 20 लाख रुपए की और हम आपको हमारी कंपनी के शेयर्स दे देंगे, ठीक है, यू कैन कॉल इट स्वेट इक्विटी शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। हम आपको शेयर्स दे देंगे, ठीक है, फ्री में या बहुत कम कंसेशनल प्राइस में, जैसे स्वेट इक्विटी शेयर्स मिलते हैं, और उनकी वैल्यू भी लेट्स से 20 लाख रुपीस के आसपास होगी। अब प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कुल मिला के जतन को बात समझ में आती है कि ठीक है यार, मुझे 40 लाख की चीजें मिल रही हैं, आई कैन गो विद दिस कंपनी, और वो इस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब मुझे बताइए मिस जतन को क्या प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी टैक्स पे करने में। जतन सोचेगा कि यार मेरी सैलरी सिर्फ 20 लाख है और मेरी परक्यूजिट वैल्यू भी, ऑब्वियसली हम लोगों ने देखा कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं, परक्यूजिट वैल्यू बनेगी आपकी, और जैसे ही आपको वो अलॉट होंगे शेयर्स, वो आपकी परक्यूजिट वैल्यू बन जाएगी, और ये इनको शेयर्स अलॉट भी हो गए। बट अभी फिलहाल ये इसको बेच भी नहीं रहा है, अभी इसके पास पैसे भी नहीं आ रहे हैं, सिर्फ इन काइंड की इनकम आ रही है, और वो भी इतनी ज्यादा इनकम है कंपेयर टू हिज सैलरी। अगर यहां पर मैं कंपेयर करूंगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, 24 लाख की सैलरी, 40-50,000 रुपीज का परक्यूजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इन काइंड भी आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी टैक्स देने में। बट इन दिस केस जतन को काफी प्रॉब्लम होगी। वो सोचेगा यार उसका 40 लाख के ऊपर टैक्स बन जाएगा, उसका 40 लाख के ऊपर टैक्स बन जाएगा और उसको 40 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, बट एक्चुअली उसकी मॉनेटरी इनकम हुई है सिर्फ 20 लाख रुपीज। ये सैलरी की इनकम, ये परक्यूजिट की इनकम तो अभी हुई नहीं ना, बिकॉज ही इज गेटिंग दीज शेयर्स इन काइंड, ठीक है, शेयर्स ही मिले हैं उसको, मनी फॉर्म में तो कुछ मिला नहीं है अभी। तो यहां पर जतन को प्रॉब्लम है, इसलिए लॉ थोड़ा सा चेंज किया गया फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जो चेंजेस आए सभी लोगों के लिए नहीं आए, इट इज ओनली with respect to some employers, ठीक है, in respect to some employers who belong to this category of eligible startups. Other than eligible startup वही पुराना लॉ चलेगा, other than eligible startup वही पुराना लॉ चलेगा। आप उसको टैक्सेबल कीजिएगा इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट, जैसे वो अलॉटमेंट होते हैं उसके ऊपर टैक्सेबल कीजिएगा और उसके ऊपर टैक्स भी लीजिएगा, ठीक है, अदर देन एलिजिबल स्टार्टअप्स, जैसे इन केस ऑफ विप्रो। बट इन केस ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप हम आपका ये जो आपको परक्यूजिट वैल्यू आपकी आई है ESOP से या स्वेट इक्विटी शेयर से या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज से,
इसको हम आपकी इनकम तो इसी साल की मानेंगे जिस साल आपको ये अलॉट हुए हैं, मतलब वही पुराना लॉ, ध्यान से समझिएगा अमेंडमेंट। हम आपकी इनकम तो इसी ईयर की मानेंगे, बट जितना टैक्स होगा related to this perquisite, related to this sweat equity shares, ESOP या specified securities, हम सिर्फ वो टैक्स को डेफर कर देंगे, हम उस टैक्स को डेफर डिले कर देंगे। एक बार और रिपीट करूं, सबको समझ में आ गया ना किसके बारे में बातें कर रहा हूं मैं? ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट सैलरी अमेंडमेंट रिलेटेड टू ESOP, sweat equity shares या specified securities issued by eligible startups। इन लोगों के लिए अमेंडमेंट आई है जो यहाँ के एम्प्लॉइज हैं, इनकी सैलरी इनकम कंपैरेटिवली कम होती है और परक्यूजिट वैल्यू भी अच्छी खासी होती है। तो इन लोगों को काफी प्रॉब्लम है कि ये अभी टैक्स नहीं देना चाहते इसके ऊपर। तो लॉ में थोड़ा सा चेंज किया गया, यहां पर ये बोला गया कि ठीक है, ये आपका परक्यूजिट तो हम इसी साल का मानेंगे जिस साल आपको ये शेयर्स अलॉट हुए हैं, बट इससे रिलेटेड जो टैक्स है उसको हम अभी नहीं लेंगे आपसे। ठीक है, हम आपसे अभी नहीं लेंगे, हम इसको बाद में लेंगे। हम इसका जो टैक्स है वो डेफर कर रहे हैं। ठीक है, वी आर डिलेइंग दिस टैक्स। इनकम टैक्स ने कहा कि हम इसका टैक्स हम आपसे बाद में लेंगे। ठीक है, अभी नहीं लेंगे। कब लेंगे? तो वहां पर कुछ डेट्स दी गई हैं। ये 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है कि हम इनसे टैक्स कब लेंगे। हम इनसे कहते हैं कि हम आपको कम से कम 4 साल दे रहे हैं। ठीक है, आपको 4 इयर्स दे रहे हैं, 4 साल तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो फर्स्ट डेट है 4 इयर्स। ये 4 इयर्स कब देखना है? ये देखना है कि जिस भी ईयर आपको ये शेयर्स अलॉट हुए, जिस भी ईयर आपका ये टैक्स बन रहा था, उसका जो भी असेसमेंट ईयर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 2021 में ये टैक्स बन रहा था। नॉर्मली तो 2021 में बन रहा था टैक्स, मतलब असेसमेंट ईयर क्या हुआ इसका? असेसमेंट ईयर हुआ 21-22। तो ये असेसमेंट ईयर जब एंड हो रहा है, ठीक है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी आपको पढ़ा सकता हूं, बट प्लीज आप ध्यान दीजिए, 5-10 मिनट लगेंगे सिर्फ इसको समझने में और आप बहुत अच्छे से इस पर परफेक्ट हो जाएंगे। जिस भी ईयर आपका ये टैक्स बन रहा था 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021, मतलब रिलेवेंट असेसमेंट ईयर हुआ 2021 का, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22। ये जब एंड होता है 31 मार्च 2022 को ये एंड होता है। यहां से 48 मंथ्स, यहां से 48 मंथ मतलब 4 साल। तो इस 4 साल जब हो जाएंगे उसके बाद हम आपसे टैक्स लेंगे। ठीक है, फर्स्ट डेट समझ में आ गई है? तो एक तरीके से इनको 4 साल तक का टाइम दे दिया गया। 4 साल में आराम से इनकी सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। ठीक है, इनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और 4 साल का टाइम सफिशिएंट हो गया इनको अब टैक्स देने के लिए। तो इनको हम 4 इयर्स दे रहे हैं। 4 इयर्स कहां से? 4 इयर्स से प्रिसाइसली बोलें तो 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जैसे ही एंड होगा वहां से 4 साल के बाद हम आपसे टैक्स ले लेंगे। ठीक है, आपको तब टैक्स देना है। बट अगर इन केस आपने पहले ही वो शेयर्स बेच दिए, ठीक है, अब मुझे बताइए, बिल्कुल लॉजिकली बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर जतन ने वो शेयर्स 4 साल के बाद इसको टैक्स देना था ऐसे परक्यूजिट के ऊपर, बट इन केस हमने क्या डिफर करा? वो टैक्स डिफर कर रहा है। कैसे करेंगे अभी मैं समझा रहा हूं सारी चीजें। दूसरी चीज बोली कि अगर आपने वो शेयर्स ही बेच दिए, ट्रांसफर कर दिए शेयर, सेल कर दिए शेयर, जैसे ही आप वो शेयर सेल करेंगे, हम जो टैक्स आपका हमने अब पहले चार्ज नहीं किया था अब वो चार्ज करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली जो सेल करेंगे उसके ऊपर तो कैपिटल गेन आएगा ही, बट जो परक्यूजिट के ऊपर जो टैक्स था वो भी हम फिर उस साल ले लेंगे। ठीक है, अगर आपने 4 साल से पहले शेयर्स बेच दिए तो। ठीक है, क्लियर हो गया? अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, फर्स्ट डेट क्या है? ठीक है, अपने आप इसको मत देखिए नॉर्मली। ठीक है, फर्स्ट डेट क्या है? रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के 4 साल के बाद हम आपसे टैक्स लेंगे। सेकंड, इनकेस अगर आपने उससे पहले ही आपने शेयर्स बेच दिए, तब हम उस साल टैक्स ले लेंगे आपसे। या फिर आपने वहां से रिजाइन कर दिया, मतलब कुल मिलाकर वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। ठीक है, रिजाइन हुआ, टर्मिनेट हुआ, व्हाटएवर द केस में बी, मतलब वहां से आपका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया। ठीक है, स्टार्टअप्स आपने छोड़ दिया या निकाला गया, व्हाटएवर इट इज, लिखा गया द एम्प्लॉयमेंट हैज बीन सीज्ड।
ठीक है, तो सीज कैसे होता है, रिजाइन करते हैं या टर्मिनेट होता है, ठीक है, नॉर्मली हम मान लेते हैं रिजाइन। तो इनकेस अगर रिजाइन कर दिया है तो उस साल, तो यहां पर टैक्स डिफर किया गया है। सिर्फ क्या चेंज आया, अमेंडमेंट खत्म हो गई, अब तो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो दिस अमेंडमेंट इज ओनली एंड ओनली फॉर एलिजिबल स्टार्टअप्स, एलिजिबल स्टार्टअप्स विच आर डिफाइंड अंडर 80 IAC। ठीक है, 80 IAC में जाके नहीं जाना है हमें, बिकॉज दैट इज नॉट इन, दैट सेक्शन इज नॉट इन आवर कोर्स। अगर आप एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉइज हैं और आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स, ESOP या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मिलती हैं, तो वो आपकी इनकम का पार्ट होंगी। जैसे हम उसको कंप्यूटेशन करते थे वैसे ही करेंगे, बट उससे रिलेटेड जो टैक्स होगा हम आपसे अभी नहीं लेंगे, वो टैक्स आपका डिफर कर दिया जाएगा। ठीक है, वो टैक्स आपका डिफर कर दिया जाएगा। कब तक डिफर कर दिया जाएगा, हमारे पास 3 डेट्स हैं, इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, इन तीनों डेट में से विच एवर इज अर्लीस्ट डेट, उसमें हम आपका ये टैक्स बना देंगे। कौन कौन सी डेट है, 4 साल दे रहे हैं आपको, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर जब एंड होगा उसके 4 साल के बाद। अगर आपने शेयर्स ही पहले ट्रांसफर कर दिए, किसी को बेच दिए, तब आपसे टैक्स ले लेंगे, या फिर अगर आपने ये एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है तब हम आपसे टैक्स ले लेंगे। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट और भी सेक्शंस में करनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली अगर बातें करते हैं तो सेक्शन 192 क्या होता है, TDS ऑन सैलरी। मैं उसको भी यहां पर ही टच कर रहा हूं। ठीक है, TDS ऑन सैलरी। ठीक है, TDS में फिर अब मैं जब TDS में की अमेंडमेंट्स में आऊंगा तो मैं बोलूंगा कि एक अमेंडमेंट 192 में भी आई है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यही अमेंडमेंट है एक्चुअली, TDS ऑन सैलरी। अब प्लीज समझिए, जो भी एम्प्लॉयर है, जब वो आप सैलरी देता है एम्प्लॉय को, तो वो देखता है कि पूरे साल की इनकम कितनी है एम्प्लॉय की, और उसके हिसाब से उसका TDS डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 192। ठीक है, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है TDS डिडक्ट करना, जितनी भी सैलरी इनकम, जितने भी टैक्स लायबिलिटी आई है उसकी, प्लस सेस टोटल करता है, डिवाइड बाय 12, हर महीने इतना इतना डिडक्ट कर लेता है। बट प्लीज बताइए, यहां पर एलिजिबल स्टार्टअप बीइंग एन एम्प्लॉयर, सब लोग समझ रहे हैं, दोबारा से रिपीट करूं, एलिजिबल स्टार्टअप एम्प्लॉयर है, जब इनको वो सैलरी देता होगा, 20 लाख रुपीस की सैलरी जब देता होगा, TDS डिडक्ट करता होगा। अब क्योंकि परक्यूजिट भी इनकम का पार्ट है, तो इसके ऊपर भी पूरा 40 लाख के ऊपर 20 + 20 में मान लेता हूं परक्यूजिट की वैल्यू भी है, तो 40 लाख के ऊपर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। तो सर फिर तो TDS अभी आ गया, सर TDS तो कट गया सर, उसके ऊपर तो ये आपने बताया कि सर सैलरी में टैक्स डिफर करेंगे पर TDS डिडक्ट हो रहा है, ये तो सेक्शन 192 भी चेंज करना पड़ा। तो देयर इज एन अमेंडमेंट इन सेक्शन 192 ऑल्सो। 192 में लिखा हुआ है कि जब आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हो तो आप उसकी सैलरी कंप्यूट करते हो और उसी हिसाब से जो भी टैक्स आता है वो डिडक्ट कर लेते हो, उसका TDS, और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देते हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बट हियर इट सेज, आप जैसे TDS निकालते थे वैसे निकालिए, सब कुछ कंसिडर कीजिए, सैलरी कंसिडर कीजिए, परक्यूजिट कंसिडर कीजिए, सब कुछ कंसिडर कीजिए। जितना भी आपका TDS अब बन रहा है, जितना भी कंप्यूट हुआ, उसमें से माइनस कर लेना जितना टैक्स रिलेटेड टू दिस परक्यूजिट है। वही बात यहां पर भी ये लिखा गया TDS 192 में कि इसका TDS अभी मत डिडक्ट करिएगा, पहले तो आप इनकम कंप्यूट करिए नॉर्मली जैसे आप करते हैं, सब कुछ परक्यूजिट वगैरह ऐड कर लीजिए, जो भी आपकी टैक्स आ रहा है जिसका TDS डिडक्ट करना है एम्प्लॉयर, उस टैक्स में से आप रिलेटेड टू दिस परक्यूजिट उसका टैक्स हटा दीजिए और बाकी का TDS डिडक्ट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दीजिए। यानी कि यहां पर भी हम इसके ऊपर टैक्स अभी नहीं ले रहे हैं। और फिर 192 में क्या लिखा हुआ है कि TDS कब देना, एम्प्लॉयर को बोला गया यही डेट्स पर, इन्हीं डेट्स पर, जैसे अर्लीस्ट ऑफ दीज डेट, जैसे ये डेट्स एक्सपायर होती हैं, आपको अर्लीस्ट जो भी डेट आती है उसके 14 डेज के अंदर अंदर TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करा देना। ठीक है, सब लोग समझ गए। तो TDS में 192 में भी चेंजेस आए, कैसे करना है इसको वो मैं अभी एग्जांपल के साथ डिस्कस करूंगा, बट अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए, एक तो सैलरी के चैप्टर में चेंज आया, सैलरी के चैप्टर में चेंज की, इस साल जितना भी आपका ये टैक्स बनेगा वो टैक्स अभी ना लेके बाद में लेंगे आपसे। 192 में भी चेंज करना पड़ा, क्योंकि एम्प्लॉयर इसके ऊपर TDS डिडक्ट कर लेगा, तो उनको बोला गया कि नहीं,
अभी मत करिएगा, तो इसका टैक्स आप बाद में डिडक्ट करना। कब करना? विच एवर इज, ये तीनों डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर डेट होगी उसके 14 डेज के अंदर अंदर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, और एक और अमेंडमेंट करनी पड़ी। ठीक है, ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सी एंटर बट स्टिल 191 में। ठीक है, इतना डिटेल में जाकर एग्जामिनर मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट आपको अच्छे से तैयार होना है। ठीक है, आपको आनी चाहिए वैसे अमेंडमेंट। 191 क्या होता है? 191 होता है डायरेक्ट पेमेंट बाय असेसी। डायरेक्ट पेमेंट बाय असेसी, ये क्या होता है? ये हम जब टीडीएस का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं 191, सेक्शन 191 हम ये पढ़ते हैं। 191 में लिखा हुआ होता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक असेसी हूं, मुझे कहीं से इनकम मिलती है। ठीक है, मुझे कहीं से इनकम मिलती है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना है। तो फॉर एग्जांपल ये मैं हूं रजत, ठीक है, मेरी कोई इनकम हो रही है, और मेरी इनकम हो रही है, फॉर एग्जांपल कोई मिस्टर जेड है, मुझे इनकम ये पैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जेड इज माय क्लाइंट, जेड मेरे क्लाइंट हैं, और ये इन्होंने मुझसे कंसल्टेंसी सर्विसेज ली और जेड मुझे पैसे दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ही इज गिविंग मी 5 लाख रुपीस, ये मुझे 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक है, ही इज गिविंग मी 5 लाख रुपीस। हु इज द असेसी? किसकी इनकम हो रही है? रजत की, मेरी। जेड जब मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज के पैसे देगा तो टीडीएस डिडक्ट करेगा 194J। ठीक है, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए 194J में टीडीएस डिडक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जेड ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, इन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए और इन्होंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इसका टैक्स मुझे खुद नहीं देना पड़ेगा, या मुझे देना पड़ सकता है? मुझे देना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कह सकता सर मेरा टीडीएस डिडक्ट नहीं करा जेड ने तो मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। अरे मेरी लायबिलिटी बनती है। इफ द सोर्स हैज नॉट डिडक्टेड टीडीएस, ठीक है, हाँ उसके ऊपर पेनल्टी, प्रोविजंस, लेट फीस, इंटरेस्ट वगैरह जो लगेगा वो लगेगा, बट अगर इसका टैक्स गवर्नमेंट तक नहीं किया तो असेसिंग ऑफिसर वो टैक्स मुझसे भी मांग सकता है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पेमेंट बाय द असेसी। 191 क्या होता है कि अगर किसी भी इनकम के ऊपर जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होना था और नहीं हुआ, तो हम असेसी से भी वो टैक्स रिकवर कर सकते हैं। अब देखिए, इसको लिंक कीजिए। सेक्शन 192 में बोला कि एम्प्लॉयर इस परक्यूजिट का टीडीएस अभी नहीं देगा, 4 साल के बाद देगा। ठीक है, 4 साल के बाद सेल या रिजाइन की डेट विच एवर इज अर्लियर, तब देगा। अब हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर जतन के पास आ जाता, वो कहता कि यार तेरे एम्प्लॉयर ने तो टीडीएस नहीं दिया है, एक काम कर हम आपसे टीडीएस लेंगे अभी, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ऐसी इंटरप्रिटेशन कर सकता था बिकॉज ऑफ 191, क्योंकि 191 में ये प्रोविजंस हैं कि अगर एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं दिया है तो हम एम्प्लॉय से जाके टीडीएस ले सकते हैं। ठीक है, टीडीएस मतलब टैक्स ले सकते हैं उनसे। तो 191 में भी चेंजेस किए गए, 191 में भी चेंजेस किए गए। तो यहां पर भी कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट की गई कि इसके ऊपर ना तो एम्प्लॉयर अभी टीडीएस डिडक्ट करेगा और ना ही अभी जतिन को भी डिपॉजिट कराना है। अभी जतिन की भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी अगर आप एक एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉय हैं और आपको ईसॉप, स्वेट इक्विटी शेयर्स या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मिली है। दिस इज एन अमेंडमेंट। ठीक है, सबको समझ में आया है क्या अमेंडमेंट है? इस परक्यूजिट, ये परक्यूजिट आपकी इस साल की इनकम है, नो डाउट आपकी इसी साल की इनकम है, इसी साल के रेट के हिसाब से आपसे टैक्स लिया जाएगा, बट अभी नहीं, सिर्फ इसका टैक्स डिफर करेंगे। क्या सभी कंपनीज के लिए आया? द आंसर इज नो, ओनली विद रिस्पेक्ट टू एलिजिबल स्टार्टअप के लिए ये अमेंडमेंट है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। बाकी लोग तो अभी टैक्स देंगे। ठीक है, व्हेनेवर दीज शेयर्स आर अलॉटेड टू देम, बट एलिजिबल स्टार्टअप के एम्प्लॉइज अभी टैक्स नहीं देंगे, उनको टैक्स देना है बाद में। कब देना है? 3 डेट्स दे दी गई, विच एवर इज अर्लियर, तब आपको टैक्स देना है। 192 में चेंजेस किए गए, इसके ऊपर जो टीडीएस बनता है इस परक्यूजिट के ऊपर, वो टीडीएस भी एम्प्लॉयर अभी डिडक्ट नहीं करेगा, बाद में डिडक्ट करेगा। इन 3 डेट्स के 14 डेज के अंदर अंदर वो डिडक्ट करेगा। और एओ, असेसिंग ऑफिसर, आप डायरेक्टली भी एम्प्लॉय से जाकर ये नहीं बोल सकते कि आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस नहीं डिडक्ट करा तो हम आपसे लेंगे, नहीं, उनसे भी अभी नहीं लिया जाएगा। कब तक नहीं लिया जाएगा? जब तक ये डेट्स एक्सपायर नहीं होती, तो विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, उसके 14 डेज तक। सबको समझ में आ गया? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बट कुछ पहले रीड कर लें। वी आर ऑन पेज नंबर 13। वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और स्वेट इक्विटी शेयर्स।
पुराने प्रोविजंस क्या थे? पुराने प्रोविजंस अभी भी हैं, बट एलिजिबल स्टार्टअप के लिए कुछ अलग से एक्सेप्शन आ गई है। प्रोविजंस जो एग्जिस्टिंग है वो कहते हैं कि टैक्स ऑन परक्यूजिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्विटी शेयर्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। जैसे भी अलॉटमेंट होता है उस साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इसकी एक्सेप्शन क्या कहती है? ठीक है, अब इसकी एक्सेप्शन आ गई है, एक्सेप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस। यहां पर लिखा हुआ है इफ द एम्प्लॉयर बीइंग एलिजिबल स्टार्टअप, अगर एम्प्लॉयर एक एलिजिबल स्टार्टअप है, ठीक है, एलिजिबल स्टार्टअप के लिए हमें 80 IAC रेफर करना पड़ता है, बट आपको जरूरत नहीं है। ओके, लिखा है इन केसेस में हम अभी टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स डिफर कर दिया जाएगा। वेयर सच शेयर्स और सिक्योरिटीज आर अलॉटेड बाय द करंट एम्प्लॉयर हु इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, द परक्यूजिट इज टैक्सेबल। क्या परक्यूजिट को इनकम नहीं बनाना? इनकम तो बनाना है, बट उससे रिलेटेड जो टैक्स है हम उसको डिफर कर रहे हैं। कहते हैं कि इसका जो टैक्स है इन द ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, अब ये तीनों डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डेट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं इन सबको मार्क कर रहा हूं, बहुत इजी है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जिस भी ईयर आपको अलॉट हुई थी ये सिक्योरिटीज, उसका असेसमेंट ईयर कौन सा था? असेसमेंट ईयर के एंड में आ जाइए, वहां से 4 साल। या फिर इन विच द सेल ऑफ सच सिक्योरिटीज और शेयर्स आर मेड बाय द असेसी, अगर असेसी उससे पहले ही वो शेयर्स बेच देता है तो उस ईयर में हम टैक्सेबल कर देंगे। या फिर अगर वो एम्प्लॉयमेंट अपना छोड़ देता है वहां से, इन द ईयर इन विच द असेसी ceases to be an employee of the employer, ceases to be the employee मतलब उसने वहां से या तो रिजाइन कर दिया है या टर्मिनेट कर दिया है, एज द केस में भी। तो इन तीनों डेट्स में से जो भी अर्लियर डेट होगी हम उस ईयर में इसको टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, और सिमिलर अमेंडमेंट इसी तरीके से करनी पड़ी हैं 192 में और स्पेसिफिकली 191 में भी। 191 क्या होता है? डायरेक्ट पेमेंट बाय द एसएससी। तो यहां पर भी हम अभी आपसे टैक्स नहीं लेंगे, हम आपसे इन डेट्स के बाद ही टैक्स ले पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। मिस्टर विवान, एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड विच इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, ठीक है, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इनको सैलरी मिलती है 4 लाख रुपीज पर मंथ, 48 लाख हो गया पूरे ईयर का, इंटू 12 करेंगे। In November 19, the company granted option to Vivan to take 10,000 shares at a rate of 15 each. तो नवंबर 19 में हमने बोला विवान से कि आप 10,000 शेयर्स ले सकते हैं 15 रुपए के हिसाब से। क्या उस दिन उन्होंने एक्सरसाइज किया ऑप्शन? द आंसर इज नो, उस दिन एक्सरसाइज नहीं किया। कब किया? ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑन 15 फरवरी 2020। 15 फरवरी 2020 मतलब कौन सा ईयर आएगा ये? 15 फरवरी 2020 को इन्होंने प्रीवियस ईयर 1920 होगा ना? मुझे प्लीज बताइए क्या हम इसको 1920 में टैक्सेबल करते हैं? ठीक है, नॉर्मली भी, फॉर एग्जांपल अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप भी नहीं होता तो क्या हम 1920 में टैक्सेबल करते हैं या इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट? इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट टैक्सेबल करते हैं। फिर हमारे लिए 15 फरवरी 2020 इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? बिकॉज जब हम परक्यूजिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है ये, जब हम परक्यूजिट कंप्यूट करेंगे तो हम एक्सरसाइज डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, यानी कि हमारे लिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ परक्यूजिट 120 रुपीज एफएमवी हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको याद होगी तो इनकेस जब कभी भी ये शेयर्स बेचते हैं तो इसकी कॉस्ट क्या ली जाती है? फेयर मार्केट वैल्यू, जो परक्यूजिट बनाते समय लिया गया था, मतलब 120। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी ना कभी ये शेयर्स बेचेंगे, फॉर एग्जाम्पल 200 का बेचा, 300 का बेचा, 400 का बेचा, तो हम लोग करते हैं ना कैपिटल गेन कैसे करते हैं? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाती है उस समय? वहां पर लिखा होता है, कैपिटल गेन में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस वैल्यू पर परक्यूजिट बनाया गया था उस फेयर मार्केट वैल्यू को ही देखा जाता है। तो कौन सी देखी जाएगा? 120। बट आगे की सब लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये दोनों डेट्स ना देके सीधा सीधा दे दे एग्जामिनर, तो और अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। बट इन केस अगर आपको ऐसी डेट्स दी जाती है तो प्लीज बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है।
टैक्सेबल करना है, ठीक है, नॉर्मली केस में, ओल्ड प्रोविजन के भी हिसाब से बता रहा हूं, टैक्सेबल करना है हमें, इसको इनकम बनानी है, ऐसे बोल सकता हूं, इसको इनकम बनानी है इन द ईयर व्हेन सच शेयर्स आर अलॉटेड। परक्यूजिट वैल्यू कंप्यूट करने के लिए एक्सरसाइज डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है। द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल 2020, ठीक है, दोनों डेट समझ गए। 15 फरवरी को बोला विवान ने, सर आई एम रेडी टू टेक द शेयर्स, आई एम एक्सरसाइजिंग माई ऑप्शन, ठीक है, आपने मुझे ऑप्शन दिया था ना कि मैं शेयर्स खरीदूं या नहीं खरीदूं, हो सकता है ना भी खरीदता, क्यों, फॉर एग्जाम्पल उस दिन अगर शेयर का प्राइस ही, इसको कितने का बोला गया, 15 रुपए का आप खरीद लीजिए शेयर, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक एक्सचेंज में शेयर का प्राइस ही 12 रुपए, 13 रुपए, 10 रुपए का आया होता, तो कोई भी व्यक्ति लैप्स करा देता ऑप्शन, वो कहता कि मैं नहीं खरीद रहा, क्यों, मैं चीज 15 रुपए दूं और 10 रुपए की चीज लूं, द आंसर इज नो। हम देखते हैं कि उस दिन शेयर का प्राइस क्या चल रहा है, तो शेयर का प्राइस क्या चल रहा था, 120। विवान ने बोला सर मैं एग्री कर रहा हूं, मैं ये शेयर खरीद लेता हूं। बट क्या जिस दिन इन्होंने यस बोला 15 फरवरी को, क्या सेम डे शेयर्स अलॉट हो गए, द आंसर इज नो। सिर्फ थोड़ा कंपनी टाइम लगी अलॉट करने में, और इन्होंने कब अलॉट किया, 5 अप्रैल को, डेट ऑफ अलॉटमेंट पर इसको हम टैक्स इनकम बनाते हैं। तो इसको इनकम हम कब बनाएंगे, इसकी इनकम बनेगी 5 अप्रैल 2020 के हिसाब से, मतलब प्रीवियस ईयर 2021। तो दिस इज आवर मेन ईयर, यहां पर हम इसको इनकम बनाएंगे, बट परक्यूजिट की वैल्यू लेंगे 120, परक्यूजिट की वैल्यू लेंगे 120, इनकम हम लोग बनाएंगे इसको इस ईयर में। अब क्योंकि ये एलिजिबल स्टार्टअप है, ठीक है बॉस इनकम तो बना दो आप, बट इससे रिलेटेड टैक्स को डेफर करेंगे, ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया ना। रिपीट करूं एक बार दोबारा से, हाँ सर बहुत सारी बातें की हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर है मिस्टर विवान, ही इज एन एम्प्लॉय ऑफ एन एलिजिबल स्टार्टअप, सैलरी इनकी 4 लाख पर मंथ, 4 लाख इंटू 12, 48 लाख इनकी सैलरी इनकम है, ठीक है, बेसिक सैलरी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। कंपनी ने 2019 नवंबर में इनको बोला कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, तो इस दिन तो आप कुछ भी टैक्सेबल नहीं करोगे, क्योंकि इस दिन तो ऑप्शन है, वो एक्सरसाइज करेगा, लैप्स करेगा, वो तो पता ही नहीं ना अभी। ऑप्शन क्या दिया गया, 10,000 शेयर्स आप खरीद सकते हैं 15 रुपीज के हिसाब से। विवान ने बोला ठीक है, सोच समझ के इन्होंने बोला 15 फरवरी को कि हाँ सर मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तो उस दिन वैल्यू क्या चल रही थी, 120, तो 120 के हिसाब से इनकम बनेगी। फेयर मार्केट वैल्यू 120 की चीजें आ रही हैं, अगर फ्री में मिल रहे हैं तो पूरे 120, और अगर कंसिडरेशन दे रहे हैं 15 रुपीज, तो कितनी इनकम बनेगी, 120 माइनस 15, ठीक है, तो 105 रुपीज की इनकम बन जाएगी पर शेयर इंटू 10,000। शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 5 अप्रैल, शेयर्स 5 अप्रैल को अलॉट हुए, यानी कि आप इस ईयर इसको हम इनकम का पार्ट मानेंगे, ठीक है। नॉर्मल अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप नहीं होता तो टैक्स भी इसके ऊपर अभी लेंगे, बट क्योंकि ये एलिजिबल स्टार्टअप है बस इसका टैक्स डिफर करेंगे, हो गया अमेंडमेंट खत्म। चलिए जी मैं यहां से दिखा दूं आपको। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ विवान फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 21-22 सब लोग समझ गए हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 2021, जिस साल हमें शेयर्स अलॉट होते हैं, उस साल की तो इनकम बनेगी बट टैक्स अभी नहीं लगाएंगे बस। बेसिक सैलरी 4 लाख इंटू 12, 48 लाख आ गया। परक्यूजिट वैल्यू 120 एक्सरसाइज वाला FMV माइनस 15, तो 120 माइनस 15 इज 105 इंटू 10,000, 10,50,000 रुपीज। तो क्या 10,50,000 रुपीज यहां पर नहीं लिखना है, लिख दो, बट इसके ऊपर का टैक्स डिफर करेंगे। तो इनकम का पार्ट तो बनेगा ये हमारी, तो इनकम का पार्ट तो हमने बना दिया इसका, बट इससे रिलेटेड जो टैक्स होगा वो हम डिफर करेंगे। हमारी 3 डेट्स हैं, तीनों में से जो भी पहले आएगी हम उस साल उसको टैक्सेबल करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट फिर भी इनकम का पार्ट तो बनाएंगे, ठीक है। प्लीज देख लीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो कहेंगे सर इनकम का पार्ट ही नहीं है, बाद में बनाएंगे इनकम। नहीं, इनकम इसी साल की है। अमेंडमेंट क्या आई है, अमेंडमेंट आई है टैक्स डिफर कर रहे हैं, इनकम डिफर नहीं कर रहे। ये नहीं बोला कि इस साल की इनकम नहीं मानी जाएगी ये, ठीक है, ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। इनकम इसी साल की है, सिर्फ उससे रिलेटेड जो टैक्स है वी आर डिफरिंग दैट टैक्स, उस टैक्स को हम डिले कर रहे हैं बस। तो 48 लाख प्लस 10,50,000 आपकी इनकम आ जाएगी, ग्रॉस सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिएगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी आ गई 58,50,000,
स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, सैलरी इनकम आ गई 58 लाख, टोटल इनकम मान लेते कुछ और इनकम नहीं है, ठीक है, चैप्टर 6 से वगैरह मैंने इग्नोर कर दिया है, 58 लाख टोटल इनकम आ गई। यहां तक क्लियर है बातें? अब ध्यान से देखिएगा कि इसका टैक्स, इससे रिलेटेड टैक्स कितना होगा। पुरानी बातें हैं, आप जानते होंगे, टैक्स और नॉन मॉनेटरी पर यूज वगैरह आपने देखा होगा, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते थे, बिल्कुल वही करना है आपको, ठीक है, बिल्कुल वही करना है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो पुरानी है आपको, आपके लिए, बट मैं रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले ये बताइए, टोटल इनकम 58 लाख, क्लियर है आप? अब सबसे पहले तो इस 58 लाख पर टैक्स निकाल दीजिए, टैक्स ऑन अबव इनकम, ठीक है। मेरा आ गया 17,76,060। सर ये कैसा है आपका? हमारा तो आ नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, 58 लाख पर स्लैब रेट लगाएंगे, फर्स्ट 2,50,000 पर निल, नेक्स्ट 2,50,000 के ऊपर 5%, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20%, ठीक है, और 10 लाख से अबव कितना आ रहा है ये? 48 लाख के ऊपर 30% लगा दीजिए, ठीक है। 48 लाख के ऊपर 30%, 5 लाख के ऊपर 20, 2.5 लाख के ऊपर 5%, 2.5 लाख के ऊपर निल। आ गया? हाँ सर आ गया, 4% से ऐसे ऐड होना है। अरे सरचार्ज भी तो है, ठीक है। 50 लाख से ऊपर 50 लाख से इनकम ज़्यादा है, 10% सरचार्ज आएगा इंडिविजुअल के लिए, तो उसके ऊपर पहले ये टैक्स निकालिए, सरचार्ज निकालिए, कैलकुलेटर पर करेंगे, कैलकुलेटर पर करते हैं सीधा, ठीक है। सर सरचार्ज निकालना तो आता नहीं है, चलिए मैं सिखा दूंगा, लास्ट में ना सरचार्ज की भी क्लास में एक लूंगा अमेंडमेंट की, उसके साथ मैं थोड़ा सरचार्ज के बारे में भी बता दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर पर करा रहा हूँ आपके। अच्छा देखिए 58 लाख है, इसमें से 10 लाख हटा दीजिए, क्योंकि 10 लाख के ऊपर तो हमें पता है 1,12,500 का टैक्स आता है। शुरू के 2.5 लाख पर निल, नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5%, नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, तो 5 लाख पर 20% होता है 1 लाख, 2.5 लाख के ऊपर 5% होता है 12,500, तो शुरू के इसके ऊपर तो 0, तो शुरू के 10 लाख के ऊपर तो 1,12,500 का टैक्स होता है, वो तो हमें सबको पता है। तो एक काम करते हैं, पहले 58 में से 10 तो हटा दिए, 48 लाख पर, 48 लाख पर 30% टैक्स आया, ठीक है, कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा सब कुछ। 14,40,000, 14,40,000 तो 48 लाख पर टैक्स आया, और वो 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स था? 1,12,500, तो इसमें ऐड कर कीजिए, आपके कैलकुलेटर पर होगा ना, दोबारा से एक बार करें, 48 लाख टाइप कर दीजिए कैलकुलेटर पर, उस पर 30%, 14,40,000 आया, और जो हमने 10 लाख की इनकम छोड़ी थी उसका भी टैक्स आता है 1,12,500, वो ऐड कर दीजिए, प्लस 1,12,500, तो आगे हमारे पास 15,52,500, पक्का 15,52,500, इंग्लिश ही ले लेते हैं, 15,52,500। इसके ऊपर सरचार्ज भी आएगा, बिकॉज इनकम इज एक्सीडिंग, देखो 2-3 कंसेप्ट मैंने मर्ज कर दिए इस क्वेश्चन में, इसके ऊपर सरचार्ज भी आएगा 10%, प्लस 10% सरचार्ज, ठीक है। अब आपके पास आ रहा होगा 17,07,750, ठीक है। अब इसके ऊपर 4% सेस ऐड कर दीजिए, प्लस सिंपल करिएगा, प्लस 4%, तो यू विल गेट दिस अमाउंट 17,76,060, पक्का आ गया? एक बार और, नहीं सर आ गया है, ठीक है, पक्का ना? जल्दी से एक बार कर रहा हूं मैं, 48 लाख के ऊपर 48 क्यों लिया? 58 में से 10 को तो अलग रख लिया, 48 लाख के ऊपर 30% इंटू 0.3 कर दिया, ठीक है, प्लस 1440 दिख रहा होगा कैलकुलेटर पर, प्लस 1,12,500, टोटल हो गया 15,52,500, 15,52,500 प्लस 10%, 10% ऐड हो गए इसमें, 17,07,750, अब सीधा प्लस 4%, 17,76,060 आ गया हमारे पास, इसके ऊपर टैक्स आया। अब प्लीज मुझे बताइए, अब ये तो सिंपल था टैक्स कैलकुलेशन का, वापस आइए, क्या हम एम्प्लॉय से अभी 17,76,060 रुपीज लेंगे? नहीं सर, ये तो हमारा टोटल टैक्स आ गया। अब जितनी हमारी परक्यूजेट वैल्यू थी उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो अभी नहीं लेंगे, वो हम बाद में लेंगे, पक्का? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा, पहले बताइए एवरेज रेट ऑफ टैक्स। आई बिलीव ये तो सबको पता होगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज देख लीजिएगा, जितना टैक्स आया
कितनी इनकम के ऊपर टैक्स है, मतलब ऑन एन एवरेज क्या है रेट है टैक्स का। सर हमने तो पढ़ा था स्लैब रेट 2.5 लाख तक नेल, और फिर 2.5 लाख तक 5, और अगले 5 लाख पर 20। अरे मैं एवरेज, ऑन एन एवरेज पूछ रहा हूँ कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि टैक्स कितना आया, तो टैक्स आया 17,76,060। किस इनकम के ऊपर निकाला, ये 58 लाख के ऊपर। तो सिंपल एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लेते हैं। तो पुरानी बातें हैं, मुझे लगता है ये सबको पता होंगी। 17,76,060 डिवाइडेड बाय 58 लाख, डिवाइडेड बाय 58 लाख इंटू 100, तो एवरेज रेट आ गया 30.62। मतलब ऑन एन एवरेज हमारे ऊपर टैक्स लग रहा है 30.62%। ठीक है, 30.62% इज माय एवरेज रेट ऑफ टैक्स। बस अब सिंपल है। अब आप देखेंगे परक्यूजिट कितना था। परक्यूजिट था हमारे पास कितना, स्टार्टअप एलिजिबल स्टार्टअप का परक्यूजिट बन रहा था 10,50,000। तो 10,50,000 के ऊपर ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स अप्लाई कर दीजिए, तो 10,50,000 के ऊपर 30.62%, तो आया हमारे पास 321,510। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है मैं बता रहा हूं ये वाली। ठीक है, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पता चल गया कि डिफर करना है। अरे डिफर कितना टैक्स करना है ये तो पता होना चाहिए ना। तो हमें समझ में आया, पहले तो हमने नॉर्मली सारा टैक्स निकाल लिया, फिर हमने एक एवरेज रेट निकाला कि मैं हर 100 रुपए पर कितना टैक्स देता हूं। तो पता चला कि मैं हर 100 रुपए के ऊपर 30.62 रुपीस का टैक्स देता हूं, 30.62% का टैक्स मैं देता हूं। तो 10,50,000 के ऊपर कितना टैक्स होगा, तो 10,50,000 परक्यूजिट वैल्यू उसका 30.62%। ठीक है सर, क्या हमेशा 30.62? अरे हमेशा नहीं आएगा, आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। यहां पर मैं कोई भी नंबर चेंज करूंगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, एवरेज रेट, तो एवरेज रेट क्वेश्चन टू क्वेश्चन, क्लाइंट टू क्लाइंट, एसएससी टू एसएससी डिफर होगा। तो एवरेज रेट आ गया 30.62%। ठीक है, आई बिलीव सबको आ गया एवरेज रेट निकालना। 10,50,000 के ऊपर 30.62%, 3,21,510। बस इतना टैक्स हमें डिफर करना है, 3,21,510। ये टैक्स हम अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। कब लेंगे सर, वो जब 4 साल या एम्प्लॉय शेयर्स अपने बेच देगा, या फिर अगर वो रिजाइन कर देगा या यहाँ से चला जाएगा, तब हम ये टैक्स लेंगे। तो अभी कितना टैक्स लेंगे सर, 17,76,060 टोटल टैक्स था, उसमें से इतना हटा दीजिए 321,510, तो रिमेनिंग वुड बी दिस। तो मैंने क्या लिखा, दिस इज ए, दिस इज बी। हम कितना लेंगे, ए माइनस बी। इतना हम अभी टैक्स ले लेंगे, 3,21,510 हमने डिफर कर दिया, वो हम बाद में लेंगे। आई बिलीव सबको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल इसी का थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मान लेते हैं कि एसएससी 1-2 साल के बाद शेयर्स बेच देता है अपने। तो ठीक है सर, जितने शेयर्स बेचेगा कैपिटल गेन, और ये जितना टैक्स हमने डिफर करा था अब हम उससे टैक्स भी लेंगे, उस साल हम उससे ये वाला टैक्स भी ले लेंगे। ठीक है, अगर सर आधे शेयर्स बेचेगा तो आधा टैक्स ले लेंगे प्रोपोर्शनेटली। सिंपल है। अब देखिए यही मैंने किया है यहां पर। इसको कितने शेयर्स मिले थे, 10,000। आगे लिखा हुआ है कि सपोज इन एग्जांपल नंबर 8 अबव विवान सोल्ड 5,000 ऑफ हिज शेयर्स। इसने आधे शेयर्स बेच दिए अपने। कितने के बेचे, 250 रुपीज के। तो 250 रुपीज के जब शेयर्स बेचे, इसके ऊपर तो कैपिटल गेन कोई अमेंडमेंट नहीं है, तो आप पहले से जानते हो कैपिटल गेन कैसे निकलता है। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 250 माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग लेते हैं कि जितना हमारा फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो कितनी थी, 250 माइनस 120, तो 130 रुपीज पर शेयर का कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, तो 12,50,000, 5,000 इंटू 250, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 250, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,000 इंटू 120। ठीक है, 6 लाख। तो 6,50,000 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों सर, 1 साल से ज्यादा है। ठीक है, आपको पता है शेयर्स लिस्टेड हैं 1 साल से ज्यादा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अनलिस्टेड है तो 2 साल से ज्यादा। और ये शेयर्स अलॉट कब हुए थे, कब से लेते हैं, जब से अलॉट हुए थे 5 अप्रैल 2020 को अलॉट हुए थे। बेच दिए हैं आपने 15/12/2022 को, 1 साल से ज्यादा ही हो रहा है, इनफैक्ट 2 साल से भी ज्यादा हो रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, लिस्टेड ही मानते हैं ऑब्वियसली, एम्प्लॉय को स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह देते हैं तो ऑब्वियसली लिस्टेड कंपनी ही देती हैं ये सब। ठीक है सर, इंडेक्सेशन करनी है क्या, अरे नहीं करनी इंडेक्सेशन ना, लिस्टेड शेयर्स हैं, बिके हैं। ठीक है, 10% का टैक्स आता है ना, 1 देखो अब पुरानी चीज है, बहुत सारी चीजें लिंक्ड हो जाएंगी, अब मुझे पुरानी भी आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। 112A 10% टैक्स होता है इसके ऊपर। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेयर्स बेचे एम्प्लॉय ने,
तो 6 लाख इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता उस पर, 12.5 माइनस ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट वगैरह मुझे लगता है 112 है तो आपको आता होगा, ठीक है। 12.5 लाख माइनस 6 लाख, 6.5 लाख रुपए का, ठीक है, 6,50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये थी, जितना हमने टैक्स डिफर करा था वो अब टैक्सेबल हो जाएगा। बट क्या पूरे 10,000 शेयर्स बेच दिए? अगर पूरे 10,000 शेयर्स बेच दिए तो 321,510 टैक्सेबल कर देंगे इस साल। बट अभी आधे बेचे ना, तो ठीक है, प्रोपोर्शनेटली करिए। तो प्रोपोर्शनेटली कितना था सर? 3,21,510 का टैक्स था, ये 10,000 शेयर्स पर था, 5,000 के शेयर्स के ऊपर मतलब आधा, 5,000 डिवाइड बाई 10,000, तो दैट कम्स टू 16755। ये क्या चीज है? ये टैक्स है, ये इनकम नहीं है। 650 तो इनकम थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जितनी इनकम के ऊपर टैक्स आएगा वो तो देना ही देना है, बट इस साल आपको इतना टैक्स और देना पड़ेगा, 16755। क्लियर है? ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी का, एक और एग्जाम्पल करते हैं, बट वो टीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, क्योंकि 192 में भी चेंजेस आए तो एम्प्लॉयर ऑल्दो सेम ही इस तरीके से चलेगा, बट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी और प्रैक्टिस हो जाएगी। कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट में अपना आगे करेंगे। इसके बाद तो फिर हाउस प्रॉपर्टी और पीजीवीपी वगैरह आएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में तो मेनली कोई अमेंडमेंट नहीं है, पीजीवीपी के अमेंडमेंट वगैरह हम लोग आगे के लेक्चर में कर लेंगे डिस्कस, बट आज एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। Come to example number 10. So this says, example, Ayush, an employee of Y Limited, an eligible startup, provides the following information. Salary 1 lakh rupees per month, 1 lakh into 12 lakh हो जाएगा. In November 20, the company granted option to Ayush to take 20,000 shares at a rate of 50 each. 50 rupees Ayush पे करेंगे अगर इनको 20,000 शेयर्स खरीदने हैं तो। नवंबर 20 में सिर्फ ऑप्शन ग्रांट हुआ, तो उस दिन तो कोई इनकम नहीं बनी। ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया 5 फरवरी 21 को, जिस दिन एफएमवी थी 200। तो हमें एफएमवी 200 इंपॉर्टेंट है। कितना परक्यूजिट वैल्यू बनेगा? 200 एफएमवी ऑन द डेट व्हेन द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड माइनस कितना कंसिडरेशन पे कर रहे हैं 50 रुपीज, 150 पर शेयर इनटू 20,000 शेयर्स, इतना परक्यूजिट बनेगा। इनकम बनाइएगा, टैक्स अभी मत लीजिएगा, या टीडीएस का है तो टीडीएस अभी मत डिडक्ट कीजिएगा इसके ऊपर, इनकम का तो पार्ट बनेगा। 5 फरवरी 21 को ऑप्शन एक्सरसाइज किया गया, पर टैक्सेबल कब करेंगे? जब वो शेयर्स अलॉट किए गए 15 मार्च 21 को। तो 15 मार्च 21 को हम टैक्सेबल करेंगे। इस दिन एफएमवी क्या थी उस, दैट इज इररिलेवेंट, 250 रुपीज इररिलेवेंट है। तो हम टैक्सेबल करेंगे 15 मार्च 21 के हिसाब से। यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बिकॉज एक्सरसाइज डेट और अलॉटमेंट डेट सेम ईयर में फॉल कर रही है, प्रीवियस ईयर 2021 में, तो इट विल हार्डली मेक एनी डिफरेंस। बट 250 मत लीजिएगा, 200 माइनस 50, 150 रुपीज का आपका परक्यूजिट वैल्यू बनेगी। पूछा है कि टीडीएस कितना डिडक्ट करें। सिंपल है, पहले तो नॉर्मली टैक्स निकाल लीजिए, परक्यूजिट को इंक्लूड करके टैक्स निकाल लीजिए, उसके बाद एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए। जितना परक्यूजिट से रिलेटेड टैक्स है वो अभी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, वो बाद में होगा, डेफर कर देंगे उसको। तो अगर आप देखेंगे बेसिक सैलरी 12 लाख, परक्यूजिट वैल्यू बनेगी 200 माइनस 50, ठीक है, 150 इंटू 20,000 शेयर्स, 30 लाख यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा, ये 30 लाख है। उसके बाद 42 लाख हमारे पास टोटल आता है, 12 प्लस 30 लाख 42, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दीजिएगा 41,50,000, आपकी टोटल इनकम भी बन जाएगी। इसके ऊपर टैक्स निकाल दीजिएगा। अच्छा, इसके ऊपर सरचार्ज लगेगा क्या? नहीं, 50 लाख से ज़्यादा की इनकम नहीं है, ये सरचार्ज नहीं आएगा। तो 41,50,000 कैसे निकालते हैं टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से? 41,50,000 माइनस 10 लाख कर दीजिए, इसमें से 10 लाख के ऊपर हम अलग टैक्स निकाल देंगे। 31,50,000 के ऊपर 30%, 0.3, 9,45,000, ठीक है। पक्का समझ में आ गया? दोबारा से एक बार रिपीट करूं सर? आ गया ये तो, फिर भी एक बार। 41,50,000 कैलकुलेटर पर ही करना है सब कुछ आपको। 41,50 में से 10 लाख को पहले साइड में रख दीजिए, 31,50,000 के ऊपर 30%, 0.3 करके कर दीजिए, या 30% कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। 9,45,000 ये टैक्स आया 31,50 के ऊपर। शुरू के 10 लाख के ऊपर कितना था, इसमें ऐड कर दीजिए 1,12,500, 1,12,500 यू हैव टू ऐड, and this will give you 10,57,000, 10,57,500 आ गया। बस इसके ऊपर 4% सेस ऐड कर दीजिए, प्लस 4%,
तो इट विल गिव यू 10,99,800। ठीक है, इतना टैक्स आ गया। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे? 10,99,800 टैक्स है किसके ऊपर? 4150 के ऊपर। तो 4150 के ऊपर इंटू 100 करेंगे आप, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स आया 26.5%। तो इनका एवरेज रेट 26.5% है। हर 100 रुपए के ऊपर ये 26 रुपए 50 पैसे। ऑन एवरी 100 ही पेज टैक्स 26 रुपीज 50 पैसा। दैट इज 26.5% प्रिसाइसली। परक्यूजिट वैल्यू कितनी थी? 30 लाख। 30 लाख के ऊपर कितना टैक्स आएगा? 30 लाख के ऊपर 26.5% के हिसाब से इट विल गिव यू 7,95,000। 7,95,000 का टीडीएस अभी डिडक्ट नहीं करेंगे, बाद में डिफर करेंगे। इसको बाद में डिफर करना है। ठीक है, कब करना है सर? वो 3 डेट्स है। ठीक है, अर्लीस्ट ऑफ दैट डेट। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? 10,99,800 का नॉर्मल टैक्स आ रहा था, इसमें से परक्यूजिट से रिलेटेड टैक्स होता है 795, माइनस कर दीजिएगा। तो अभी इस साल एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करेगा 3,04,800। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर हमारा पूरा अच्छे से ये ईसॉप्स वाला टॉपिक, स्वेट इक्विटी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, एक बार आप लोग भी, इतना हमने कर लिया है, बट मैं चाहूंगा 5-10 मिनट लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, इसकी चाहे कोई और क्वेश्चन मत कीजिए, यही क्वेश्चन ठीक है बिना सॉल्यूशन देखे खुद कीजिएगा। ठीक है, कोई भी एक कर सकते हैं, एक ही कर सकते हैं। अब तो मैं इतना रिलैक्सेशन दे रहा हूं। ठीक है, 8th कर लीजिए या फिर 10th कर लीजिए, एक ही कर लीजिए, कोई भी एक करें। करना चाहें तीनों करना चाहें तो वेल एंड गुड, बट फिर भी अगर कुछ लगे सर टाइम कम है या कुछ भी चीजें हैं तो एक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेक्चर में मिलेंगे एंड विल डिस्कस पीजीबी। पीजीबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है, मतलब बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं, छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। हाँ, कुछ अमेंडमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, बट हैं सारी छोटी छोटी अमेंडमेंट्स। ठीक है, सैलरी में थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी अमेंडमेंट्स थी और रेसिडेंशियल स्टेटस में एक अच्छी खासी अमेंडमेंट थी। बाकी थोड़ा कंपैरेटिवली छोटी हैं, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, काफ़ी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।